मोस्ट वेलकम सर। जब आप फ्री हो कभी, क्योंकि अभी तो आप या हम लोगों का भी यहाँ जुलाई तक शुरू में वो हो जाएगा, तो सर कभी आपके पास मौका लगा तो हम लोग फिर से आपसे कुछ सवाल पूछें। हाँ नहीं बस आज संडे को आज थोड़ा सा ज्यादा वेबिनार्स रहते हैं जैसे आज हाँ। फोर वेबिनार्स आर लाइंड अप। ओके। तो हाँ, तो सैटरडे संडे थोड़ा सा व्यस्त रहता जी है, सर। अदरवाइज आई एम फ्री। जी सर। अदर देन 2 PM पे हम लोगों का एक अपना इंटरनल फिक्स्ड है वो अच्छा सर। हाँ। जी जी सर, ठीक है। त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बस बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं? बस ठीक ठाक है सर, बढ़िया तो है। आज तो ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के बच्चे आपसे सीखने के लिए आए हैं और इनके ज्ञान चक्षु खुलेंगे आज कि गांव का विकास कैसे होता है। जी जी हाँ। बिल्कुल 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 सर। नहीं ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए जी कि जी जो आदमी एक्शन में है उसी से बात हो रही है खाली थियरी की बात नहीं हो रही। जी जी सर सर। सौरभ लाल जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सौरभ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपके घर का इंटीरियर बहुत अच्छा है। जब वो पूरे गांव का एक्सटीरियर अच्छा कर सकते हैं तो अपने घर का इंटीरियर तो अच्छा कर ही सकते हैं। बिल्कुल सर, वेरी वेल सेड। लेकिन सर प्राथमिकता क्या है? नहीं प्राथमिकता दोनों है भाई, नहीं प्राथमिकता दोनों है। हाँ अगर दोनों चीज अगर हाथ में हाथ रखकर चलेगी तो आई थिंक इट विल बी मोर बेटर। हाँ दोनों जी है। जी बिल्कुल। तो रिदम तुम्हारे साथी आ गए फ्रेंड्स? सर एक्चुअली क्या है कि दो लोगों, एक तो घर रिलोकेट हो रहा है एक जन का, और दूसरे ट्रेवल कर रहे हैं पंजाब में। और पहले प्रायर सचिन जी ने बताया, मतलब था कि शायद प्रॉब्लम थी इस वाली तो मीटिंग कितने के लिए। लोग जुड़े हो आप? सर अब दिशा ज्वाइन कर लेंगी तो प्राची, मैं और आशीष 3 लोग रहेंगे सर। हाँ दिशा ज्वाइन कर लेगी सब्सिक्वेंट। हाँ सर ओके वो, ओके। हाँ सर हम लोग तो कंटिन्यू कर सकते हैं हाँ एक्चुअली। हम लोग हाँ स्टार्ट करते हैं और हाँ आप लोग जो ज्ञान प्राप्त हो वो ट्रांसफर कर दीजिएगा अपने मित्रों को। जी जी सर बिल्कुल। मैं हाँ सौरभ जी, सर सौरभ जी कहीं फोन करने लगे। दिलीप जी, ये आपका जीपीडीपी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई क्या? हम पिछले वर्ष ही बना लिए थे सर, जीपीडीपी 5 साल का हमारा जो था। अच्छा, तो उसी को इस बार आप फिर से एंडोर्स करवा लेंगे? हाँ, वो 5 साल के लिए हमने जो है कंटिन्यू कर लिया था सर उसको। नहीं तो ये जो नई ग्राम सभा बनी है इससे जी उसको जी। इसका फ्रेश अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी? नहीं, ये तो जैसे 15वें वित्त का और 14वें वित्त का, राज्य वित्त का, ये तो हर साल अप्रूवल लेना पड़ता है सर ये। और बकिया वो तो जीपीडीपी तो हम, अच्छा 5 साल का जीपीडीपी एक 5 बार, साल का। 5 साल का एक प्लान बन गया और उसमें से जी जो जी। एनुअल ब्रेकअप होगा उसका हर साल अप्रूवल लेना होगा। हाँ हाँ हाँ, वो लेना रहेगा। हाँ राइट जी जी, उसी उन्हीं काम में से फिल्टर करके हम अपना 15वें वित्त और 5वें वित्त दोनों में से अपना उसका काम करते रहते हैं सर। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, तो जो एनुअल ब्रेकअप आप करते हैं उसको जनरल मीटिंग जो ग्राम सभा की होती है उसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा या आपकी अपनी कमेटी से काम चल जाएगा? क्या नियम है नहीं मुझे नहीं बता। तो नहीं तो ग्राम सभा से पहले तो ग्राम पंचायत की होती है, उसके बाद फिर ग्राम सभा से अप्रूवल लेना पड़ता है सर उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले हाँ जैसे हाँ पहले कैबिनेट में पास हो जाए फिर असेंबली में आ जाए। हाँ हाँ, पहले अपने हम मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं और उसके हाँ बाद में ग्राम सभा की बैठक करते हैं। उसमें अपना एजेंडा रखते हैं और जो मेच्योरिटी में रहता है कि मतलब ये काम इम्पोर्टेंट है, और चूंकि उसमें हम भी रखते हैं ना कि हमारे पास कितने पैसे पंचम वित्त में है और कितने 15वें वित्त में है। इन्हीं पैसों में ही हमको साल भर का काम कराना है, तो वो जिसमें ज्यादातर लोग इच्छुक होते हैं कि नहीं ये काम इम्पोर्टेंट है, हाँ वही मतलब काम उसकी प्रायोरिटी जिस चीज की होगी वो किया जाएगा। हाँ जी जी। सौरभ लाल जी। जी सर। अरे कहाँ बैठे हो आपने तो यार पहन लिया मास्क वास्क, ऑफिस में बैठे हो क्या? हाँ सर, वी हैव सम विजिटर्स। अच्छा तो आप
शुभारंभ करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिलीप जी, इस जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है बॉम्बे का, उसका जी एक जी स्टूडेंट्स का ग्रुप हमारे साथ इंटर्न कर रहा है और रूरल डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं। और स्पेशली इनका जो जी मतलब विलेज एक यूनिट है इनके स्टडी का, और एक गांव जी में जो एक आदर्श गांव बनाने की तरफ जो जर्नी होती है वो इनका फोकल पॉइंट है। और आपने क्योंकि इस जर्नी को खुद जिया है, जी आप वो काम अभी खुद जी कर रहे हैं और आपने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया कि गांव में इनिशियली क्या जी रेजिस्टेंस होती है, लोग क्या नहीं जी समझते हैं, कैसे उनको समझाया जाता है। तो हमने सोचा कि ये जी जी इंटरव्यू जो है ये आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता है। और जो ये आपसे बच्चे प्रश्न पूछेंगे और आप जैसा आंसर देंगे वो इनके पूरे बैच में, पूरे जी बॉम्बे कैंपस में इनके सर्कुलेट होगा। तो जी जी आपसे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज इनको कोई नहीं दे पाएगा कि किस तरह से चीजों को अप्रोच करना चाहिए, दिक्कतों को कैसे उनको वो जी निवारण करना चाहिए। तो इनके जी जी अपने कुछ सवाल हैं जो इन्होंने बना के रखे हैं अपनी रिसर्च के प्रोजेक्ट के तहत। तो ये सर आपसे सर एक एक करके अपने सवाल पूछेंगे और इससे थोड़ा सा आप इनको गाइड करते रहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राची, यू वांट टू स्टार्ट? आप लोग का जैसा प्लान है। यस सर। हाँ, नमस्ते please। सर, मेरा नाम प्राची है और थैंक यू सो मच आज हमें अपना टाइम देने के लिए। एंड हमें डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ नमस्कार सीखने जी। को मिलेगा। आदर्श ग्राम के लिए क्या किस तरह का मॉडल जी तैयार करना है उसके बारे में आपसे चर्चा होगी। सर पहले तो आपका, जैसे सर हमें सर ने बताया भी है, सौरभ जी मनीष जी ने, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है अगर आप उससे हमें थोड़ा गाइड कर दें पहले, एंड देन हमारे जो क्वेश्चंस होंगे हम फॉलो अप कर लेंगे। मैं थोड़ा पहले बता दूं कि 2015 में मैं पहली बार गांव का प्रधान बना हूं। और चूंकि जब गांव का जैसे आमतौर पे मीडिया में और न्यूज चैनल्स में दिखाया जाता था कि गुजरात के गांव ऐसे हैं, राजस्थान में भी हैं, एमपी में भी कुछ गांव हैं, महाराष्ट्र में जैसे आपके हिबरे बाजार और आपका रालेगण सिद्धि है, पाटोदा गांव है, इस तरीके से गाँव को दिखाया तो मैं न्यूज चैनल में इन जगहों पे देखा करता था। तो हमारे मन में भी था कि हमारे यहाँ यूपी में भी कुछ इस तरीके से गाँव को विकसित किया जाए। संयोग ये रहा कि ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ और हमारी सीट जनरल हुई और गांव के लोगों ने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए बोला, तो उसमें मैं चुनाव लड़ा और जीता। जीतने के बाद में मैंने देखा कि समस्याओं गांव में, मतलब एक तो प्रैक्टिकली समस्या जो है, सबसे ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता नहीं है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं उसके बारे में पता नहीं। पब्लिक को तो छोड़िए, ग्राम प्रधान को ही नहीं पता है कि पंचायत एक्ट क्या होता है और प्रधान के क्या काम है और ग्राम सभा क्या क्या काम करा सकती है। वो भी सब आयाराम गयाराम की तर्ज पे काम कर रहे हैं कि सिर्फ नाली सड़क खड़ंजा इन्हीं पे फोकस कर रहे थे उनका। तो उसके फिर हमने स्टडी करने के लिए सोचा कि कुछ गाँव का हम भी अपना दौरा करके और स्थलीय निरीक्षण करें और वहां से उन लोगों से हम सीख के समझ के आए। तो सबसे पहले पुनसरी का मैंने विजिट किया। वहां पे 2-3 दिन रुक के पूरा मैंने सरपंच जी से मिलके पूरा गांव के बारे में अध्ययन किया कि आखिर यहाँ की क्या खासियत है और यहाँ की क्या चीजें हैं जो हम अपने यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद वहीं बगल में एक डरामाली ग्राम पंचायत थी और जेठीपुरा है। इस तरीके से 4-5 गांव का करीब मैं 15-20 दिन वहां रहा और गांव में ही रह रह के उनके लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, कैसे इन्होंने किया, पंचायत ने क्या सहयोग किया, तो उन सब चीजों के बारे में जानकारी हमने प्राप्त किया। बाद में फिर आपके रालेगण सिद्धि में मैं गया, वहां भी गांव का मैंने 2 दिन रुका वहीं अन्ना जी के ही में आश्रम में ही, और फिर उनसे भी मेरी बात हुई 2 घंटे तक। उन्होंने अलग अलग हमको आइडिया दिया कि किस तरीके से गांव में आप अपना विकास कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा और क्या क्या समस्याएं आएंगी। जो उनका प्रैक्टिकल वहाँ रालेगढ़ सिद्धि का रहा, उन्होंने शुरू से आखिरी तक बताया। पोपट राव पवार जी से चूंकि बहुत पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली एक कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे पहले से भी जान पहचान और बातचीत होती रहती थी। तो उनके गांव भी मैं गया, उन्होंने पूरा गांव दिखाया भी हमको, पूरा समझाया किस तरीके से है। तो बाद में हमको ये समझ में आया कि हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं। यूपी के गांव का समस्या अलग है, गुजरात के गांव का अलग समस्या है और महाराष्ट्र का अलग अलग है। तो एक गांव में जैसे हमारे यहाँ है तो हम उन सब चीजों को, ये नहीं है कि इसे जो रालेगढ़ सिद्धि में जो हो रहा है मैं अपने यहाँ कर लूँ। वहां पे मैंने क्या देखा कि महाराष्ट्र में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी के मुद्दे पे सारा गांव एक हो जाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। हमारे यूपी में क्या है कि 4 भाई हैं तो चारों में आपस में टाई अप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी नहीं है। हर तरीके से, मतलब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, खेत से लेके सारी चीजें। तो समस्या है ही नहीं। तो यहाँ सिर्फ ये रहता है कि
आपस में टाई अप नहीं हो पाता उनका। उन चीजों को आने के बाद में मैंने सबसे पहले फोकस किया कि अब मैं किस तरीके से अपने गांव में काम करूं। तो 5 साल के मास्टर प्लान तैयार करने के लिए हमने प्लान किया कि मैं अपने 5 साल का 1 साल तो लग गया समझने में, घूमने टहलने, 4 साल ही मेरे पास टाइम बचे थे। तो सबसे पहले मैंने अपने गांव का जीआईएस मैपिंग कराया, और उस जीआईएस मैपिंग के माध्यम से सेट कितने हैं, प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे हैं, ये प्रधान को पता नहीं। लेखपाल से पूछने जाओ तो लेखपाल तो बड़े मुश्किल से मिलता भी है। तो उसको प्रॉब्लम यह है कि भाई आपको क्या दिक्कत है, पता चल रहा है कि अगले ने पैसा देके किसी और को कब्जा कर रखा है उसी जमीन पे। तो बिजली के पोल लगने हैं तो गाँव वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं साहब यहाँ नहीं, यहाँ गड़ेगा, हर चीज में समस्या। तो एक सिस्टम से हमने उसको प्लान किया कि इनको एक सिस्टम से हम लेके चलें और इनको ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इनका बदलाव लाए यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने अहमदाबाद की एक कंपनी थी, उसको बुला के अपने पूरे गांव का जीआईएस मैपिंग कराया, और उसी में हमने पूरे गांव का सारा डाटा इनबिल्ट करा दिया मैप पे ही। और ऑनलाइन बैठ के ही, अभी चूंकि 5 साल का हमारा टाइप था, अभी वो टाइप खत्म हो चुका है, अभी रिन्यूअल कराना है उसका। उसमें मैंने पूरे गांव का डाटा डाल दिया और वो अपने पूरे गांव के लोगों को मैंने दे दिया। गांव के बच्चे, चूंकि एंड्रॉयड फोन अब हर घर घर में लगभग है, तो लोगों को अवेयरनेस आई, वो सारी चीजों को समझने लगे कि नहीं ऐसे भी चीजें होती हैं, ये ग्राम सभा की प्रॉपर्टी है और ग्राम सभा के क्या क्या काम है, और कहाँ कहाँ पे तालाब हैं, किसने चक्रोड कब्जा कर रखा है। तो एक लोगों में सोच आनी शुरू हो गई कि कुछ तो बदलाव होना है, और पहले जैसे अब काम नहीं चलेगा। दूसरा, लोगों को जो जानकारी नहीं होती थी, तो सबसे पहले मैंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम गाँव में लगाया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से मैं गाँव के लोगों को एकदम समझ लिए नजदीक, जैसे पीएम है अपनी मन की बात सुनाते हैं लोगों को, तो मैं डायरेक्ट सवेरे ही उनका शुरू करता था भजन संध्या। भजन संध्या के बाद में स्वच्छ भारत अभियान पे है, और उसके बाद फिर मैं उनको बोलता था कि मैं आपका ग्राम प्रधान बोल रहा हूँ, आपको किसी भी समस्या किसी भी तरीके के है तो आप इन्हीं नंबर पे संपर्क करें, आप व्हाट्सएप पे या हमसे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। और हमारी पंचायत द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, और उसके लिए आपको क्या क्या करना है। तो उसमें जैसे हमने सबसे बड़ा गाँव में प्रॉब्लम है, लोगों को पेंशन की समस्या, राशन की समस्या है, आंगनबाड़ी के कोटा, आंगनबाड़ी वो वितरण सही से नहीं करती, आशा बहू का टीकाकरण का समस्या था, सेक्रेटरी टाइम पे आते नहीं थे, और आते भी थे तो प्रधान के घर आए और फिर चले गए, पब्लिक को पता नहीं लगता था, लेखपाल भूले भटके कहीं आते हैं, और क्या हो रहा है वो किसी को कुछ पता नहीं चलता था, सिर्फ प्रधान तक ही वो सारी चीज सीमित रहती। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से मैंने सबसे पहले ये प्रयोग किया कि लोगों को सारी चीजें ए से लेकर जेड तक, हर अंतिम आदमी तक अपने गाँव की मैं पहुंचाऊं। तो हमने 23 पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे गांव में लगाए। हर दूसरे पोल पे हमने ड्यूल स्पीकर सिस्टम लगाया, जो आधा किलोमीटर गांव के बाहर खेतों में भी सुनाई पड़ता है। उसके माध्यम से हमने जागरूकता लानी शुरू की कि मेन सबसे पहले साफ सफाई फोकस किया, और जिस दिन राशन का वितरण होना रहता था तो अनाउंस कर देते थे कि आज राशन का वितरण होना है, और अंत्योदय कार्ड पे इतना राशन मिलेगा, बीपीएल को इतना मिलेगा। इस तरीके से लोगों को जानकारी हो जाती थी कि नहीं, अब वो कोटेदार के पास पहुंचते थे तो ये नहीं कह सकता था कि नहीं 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 तो 10 किलो की जगह आपको 9 किलो मिलेगा। लोगों को, सारे लोग अब जानकारी हो गई, 100% लोग कोटा लेने लगे। इसके अलावा आशा बहू जैसे है, टीकाकरण होना था, वो एक जगह आके बैठ जाती थी, जो आया आया, नहीं आया नहीं आया। उसको भी अनाउंस मैंने 2 दिन पहले अनाउंस शुरू करा दिया कि फला तारीख को टीकाकरण होना है या गर्भवती महिलाओं का चेकअप होना है, वो सब पंचायत भवन पे उपस्थित हो जाए। तो 100% लोगों को जानकारी मिलने लगी। आंगनबाड़ी में भी वही समस्या थी, जैसे हमारे यहाँ तो सत्तू जो उनको आता है बंटने के लिए, वो तो हमारे यहाँ गांव में गाय भैंसे खाती हैं, वो बेच देते थे, देते ही नहीं थे, सबसे बड़ी समस्या थी। उसके लिए भी मैंने किया है प्रोग्राम। तो वो सारी चीजें एकदम डिजिटली समझ लीजिए हो गया, लोगों तक सूचना पहुंचने लगी, 100% लोगों को उसका लाभ मिलने लगा। सबसे बड़ी समस्या आई गांव में चोरी, राजनी की घटनाएं, छेड़छाड़ की होती थी। फिर हमने पूरे गांव में 23 सीसीटीवी कैमरे लगाए, और गांव में चूंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही दिक्कत थी, और लोगों को छतों पे चढ़ के जाते थे, बड़े मुश्किल से उनको नेट कनेक्ट हो पाता था। उसके लिए वाईफाई के हमने 7 राउटर पूरे गांव में लगा के पूरे गांव को फ्री वाईफाई जोन हमने कर दिया, जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करने के लिए या और जो भी किसी गांव वालों को कोई भी जरूरत है तो फ्री वाईफाई उनको हमने 24 आवर का कर दिया, जिसके माध्यम से वो अपना पढ़ाई से लेके सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे भी जो भी देखना है, या गांव के जैसे लोग हैं बॉम्बे में बैठे लोगों से, यहाँ मैं उनके परिवार से वीडियो कॉलिंग से बात कराता था।
तो जहाँ टेलीफोन से लोग बात करते थे तो सामने चेहरा दिखाई पड़ने पे उनको लगता था अरे दुनिया में ये भी चीज कहाँ से आ गई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये तो आमने सामने बैठ के बात करूं। तो गांव के जिस आदमी ने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने उसको वो सारी सुविधाएं दी। आज के डेट में मेरे गांव में जब से कैमरे लगे एक भी छेड़खानी की घटना, चोरी की घटना कुछ नहीं। एक बार सिर्फ मैंने पुलिस कप्तान से रिक्वेस्ट किया, वो आए थे हमारे गांव में, उन्होंने ऐसे ही मतलब बोला कि भाई सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है कि मैं आपका पुलिस कप्तान सिद्धार्थनगर बोल रहा हूँ, आपके गांव के सारे सीसीटीवी कैमरे मेरे पुलिस हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं। गांव में कोई भी घटना, चोरी, छेड़खानी या कोई खुले में शौच करते हुए या कूड़ा डालते हुए दिखेगा तो 24 आवर टीम हमारी उस पर मॉनिटरिंग कर रही है, तो हम एट तत्काल एक्शन लेंगे और 100 नंबर हमारी 10 मिनट के अंदर पहुंच के उस आदमी के ऊपर कार्रवाई करके उठा के जेल में डाल दी। तो उसका ये नतीजा हुआ कि डर के मारे सब राइट टाइम हो गई, सारी चीजें एकदम से सिस्टमेटिक हो गई। और विरोध भी हुआ, गांव के लोगों ने विरोध भी किया जो कुछ ऐसे सोच के मानसिकता के लोग थे कि नहीं नहीं सीसीटीवी लगाने से गड़बड़ हो जाएगा, वाईफाई से तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, पब्लिक एडेड सिस्टम से। तो वो क्या था कि वो मुट्ठी भर लोग थे, जैसे राशन का आपका कोटेदार है, आंगनबाड़ी है, सब, क्योंकि उनको काम करना पड़ रहा है। मैंने वही किया, कुछ नया नहीं किया। सरकार की जो सारी योजनाएं हैं वो मैंने ए से लेके जेड तक सारे लोगों को पहुंचाई। और प्रधान का क्या काम होता है उस चीज के बारे में पूरा मैंने स्टडी किया। मनरेगा के माध्यम से क्या क्या काम होते हैं वो सब मैंने पूरा स्टडी किया। स्कूल की हमारे यहाँ समस्या थी तो सबसे पहले हमने स्कूल पे ही फोकस किया और उसको पूरा फुल्ली मॉडर्न तरीके से एकदम सारा हमने उसमें सिस्टम करके लगाया, जिसमें आज स्मार्ट क्लास भी है। और यूपी का पहला स्कूल हमारा है जो प्राइमरी स्कूल जो फुल एयर कंडीशन है। 5 कंप्यूटर लैब भी हैं, 5 कंप्यूटर हैं, 3 कमरों में हमारे 50 इंच की एलसीडी टीवी लगी हुई है, 3 कमरों में फुल एयर कंडीशन विंडो लगा हुआ है। आरओ प्लांट से बच्चे पानी पीते हैं। म्यूजिक क्लासेज हमारे यहाँ चलते हैं, मीना मंच है, स्कूल में हमारे छोटा सा पार्क भी है। तो 8 कैमरे हमने हर स्कूल के हर कमरे में लगा रखा है। गांव का कोई भी आदमी हमेशा एक्सेस करके देखता रहता है हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या टीवी हमने टीचर हमारे क्या कर रहे हैं। इस तरीके से अवेयरनेस हुआ। और फिर हमने ऐसे कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को बुला के गांव में गोष्ठियां शुरू कराया। ब्लॉक लेवल के जितने भी अधिकारी थे उनको जो हमारी बैठक होती थी, पुली ग्राम पंचायत की जो बैठक होती थी, यूपी में लगभग शायद 1-8% गाँव में पुली पंचायतें होती होंगी, नहीं तो सब कागज में होता है। मैंने वो भी अवेयरनेस शुरू किया लोगों को कि खुली बैठक हो रही है, 1 हफ्ते पहले ही आप आइए गांव में अपने विचार रखिए। तो लोग धीरे धीरे आना चालू हुए, अपनी बातों को उन्होंने रखना चालू किया। इसके अलावा हमने एक महिला सभा का भी आयोजन शुरू किया, नया प्रयोग किया था हमने कि महिलाओं की एक अलग से, हम ग्राम सभा के पहले हम महिला सभा की बैठक करते थे, क्योंकि आमतौर पे गांव में पंचायतों में होता था कि बैठकों में कि महिलाएं ना के बराबर आती हैं, इक्का दुक्का अगर आ भी गई तो पुरुष वर्ग कहते तुम कहाँ आई हो, यहाँ से चलो भागो, यहाँ तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तो पुरुषों का काम है। तो उसके पहले मैंने उनको अलग एक बैठक अपनी शुरू कराई कि महिलाओं से कि आपकी समस्याएं क्या क्या, और पंचायत की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको क्या क्या, हम किस किस योजना का लाभ दे सकते हैं। तो खुल के उनकी बात सामने आने लगी कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड हमको क्या जरूरत है, हमको परिवार से क्या समस्याएं आती हैं, उसका हम कैसे निवारण करें। तो पुलिस डिपार्टमेंट की महिला इंस्पेक्टर रहती थी और महिला सिपाही, तो वो उनसे बात करती, तो खुल के वो सब अपनी बातें उन्होंने पंचायतों में रखना चालू किया। और इस बार हमने नया प्रयोग किया, तो पिछले कार्यकाल का था कि हमारे ग्राम सभा की 11 मेंबर सब महिला हैं। शायद यूपी का इकलौता होगा कि सारी पंचायत की सारी वार्ड मेंबर हमारी महिलाएं हैं। और अभी जल्दी हम एक महिला सभा का उनके अंडर में हम गठन करने जा रहे हैं, फिर से महिला सभा की बैठक करेंगे कि पिछले का कार्यकाल का अनुभव ये रहा, आपको ये सुविधाएं मिली, अब हम आगे आपको और क्या आपके लिए हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने शुरुआत किया और लोगों को खेती में कैसे उनको कैश क्रॉप पे फोकस किया जाए, बकरी पालन, पशु पालन पे है, और अलग अलग जगहों पे उनको जैसे दूसरे गांव में भी आसपास के अगर कुछ नया हो रहा है तो उस चीजों का भी मैं उनको विजिट कराता था दिखाने के लिए। इस तरीके से कई सारे काम हैं जो हमने कराए हैं। थैंक यू सर। मतलब मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आपको, आपके एफर्ट्स के लिए, जिन्होंने वाकई में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाया है। सर एक क्वेश्चन मेरा यूथ से रिलेटेड है, क्योंकि मॉडल गांव के साथ जुड़ने के बाद हमने एक यूथ सेक्टर लिया है जिसपे हम एक्सटेंसिवली स्टडी करना चाहते हैं और उनके प्रॉब्लम समझना चाहते हैं। सर आपके एक्सपीरियंस में यूपी के परिप्रेक्ष्य में किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको यूथ के साथ इन्वॉल्वमेंट में आए, अगर आप उसके बारे में हमें थोड़ा गाइड कर पाए।
देखिए गांव में चूंकि आज क्या है कि आज गांव में 3 तरीके के लोग हैं। एक तो एकदम बुजुर्ग हैं, और एक है यूथ हैं, और एक है एकदम से बच्चे टाइप के हैं। तो बुजुर्गों को तो बदलने में हम अगर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो हमारे पास तो उनको समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास समझने के लिए टाइम नहीं। यूथ ही एक ऐसा है, और बच्चे बच्चे तो सेकंड ऑप्शन हमने रखा। यूथ को ये है कि उनको हम समझा के और बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको उनको हम दिखा के, उनको हम चाहे वो मीडिया के माध्यम से है या जैसे भी करके उनको समझा बुझा के ही उनको हम चेंज उनके माध्यम से ही ला सकते हैं। तो उसी के लिए हमने सबसे पहले अपने गांव में जो उनकी समस्याएं थी कि जैसे हमारे पास पढ़ने के लिए नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वाईफाई का हमने फैसिलिटी उनको किया है। कंप्यूटर लैब था कि गांव में कहीं कंप्यूटर पढ़ने के लिए, या हमको अपना साइबर कैफे कहीं आसपास नहीं, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है, उसके लिए 5 कंप्यूटर हमने शुरुआत में लगाए कि आपको फ्री ऑफ कास्ट आप आइए, अपना सर्फिंग करिए, पढ़िए, जो भी आपको करना है आप यहाँ पे सुविधा ये करिए। और ऑनलाइन जैसे उसमें जब उनको कंप्यूटर मिल गया तो ऑनलाइन अपना क्लास भी लेने लगे, या कंप्यूटर कोर्सेज भी ऑनलाइन वो सब करने लगे। इसके अलावा उनको कि हम क्या हम बाहर के बजाय, जैसे लोग भाग रहे हैं आज के डेट में कि बस पढ़ लिख लिए कहीं नौकरी मिल जाए, चाहे 10,000 या 20,000 की नौकरी, वो शहर भागना चाह रहे हैं। तो उनको मैंने समझाया कि आप शहर क्यों भाग रहे हो, सुविधाएं तो मैं सब गांव में ही दे रहा हूँ, तो आप गांव में ही रह के क्यों ना कुछ ऐसा आप काम करिए कि जो गांव का भी विकास हो और आपका भी विकास हो उसमें लेके। तो उनको अपना ट्रेनिंग के माध्यम से, या हम अपना सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है टाइम टाइम पे कि किस गांव में क्या अलग प्रयोग हो रहा है, वहाँ युवा क्या कर रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस इस तरीके से हम देते जाते हैं। उनको खेलने कूदने के लिए इसी नाते हमने पार्क भी बनाए, ओपन जिम भी हमने बनाया, इसमें वो आते हैं सुबह शाम, मैं भी जाता, तो उनसे अट्रैक्ट होके उनसे बातचीत करके हमको उनके बारे में जानकारी मिलती रहती है कि क्या वो चाह रहे हैं और उनके लिए क्या कर सकते हैं। जी सर। सर पर गांव में रह के मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती हैं, किस तरह से इंट्रोड्यूस की जा सकती है? मतलब ये जो चीजें हैं मैं समझ रही हूँ कि आप उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या वो कर जी सकते हैं, या उनके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जी इंटरनेट इश्यूज या अवेयरनेस जी का, जी तो वो इन सब से एक्सेसिबल है। बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किस तरह से अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग हम और किस तरह से जी। बढ़ा सकते हैं? अब जैसे देखिए हम लोग के यहाँ जो मेन मुख्य पैसा लोगों का है वो खेती किसानी का है। जी और युवा वर्ग जो दिक्कत जो आज आ रही है सामने की, युवा वर्ग खेती किसानी की तरफ जाना नहीं चाहता है। उनके दिमाग में शुरू से ये रहता है कि हम नौकरी करेंगे या कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो वो खेती किसानी की तरफ अपना पारंपरिक वो छोड़ के वो दूसरी तरफ दिमाग लगाता है। उनको सबसे पहले तो ये है कि आज हमारे यहाँ क्या है कि धान गेहूं मुख्य फसल है, लोग उसी पे फोकस करते हैं, कैश क्रॉप की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है कि हम अपना कुछ ऐसा चीज करें कि हम एक ही बीघे में हम आज 10,000 कमा रहे हैं, तो हम कैश क्रॉप, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं कि जो हम करके 10,000 की जगह 50,000 रुपया भी हम कमा सकते हैं। तो खेती किसानी में तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, तो बहुत गड़बड़ चीज है, ये तो हम नहीं करेंगे, कौन जाएगा काम करने के लिए। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्री भी बहुत कम गाँव में के आसपास या बहुत बड़े बड़े शहरों में ही मिलेंगी। तो गांव में ही उनको रोजगार के साधन तो बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन थोड़ा उनको करने में दिक्कत होती है। उनको इंसल्ट लगता है कि हम अरे गांव में रह के हम ये काम करेंगे, बाहर जाके वो काम करने को करते हैं वो भी, लेकिन यहाँ उनको दिक्कतें होती हैं। तो उसके लिए से कुछ लोगों को हमने अपने गांव में सब्जी की खेती की शुरुआत कराई, मछली पालन का हमने फोकस किया। तो वहां पे अब जैसे देख के, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, जैसे आज के डेट में हमारे यहाँ जितने यूथ थे जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम से कुछ काम क्या करना है क्या नहीं करना, तो 5-5 लोगों का हमने एक ग्रुप बना के गांव के जितने भी सरकारी तालाब थे हमारे, उन तालाब को हमने मछली पालन पे उनको दे दिया कि आप इसमें ले जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राम सभा कुछ देना नहीं है, आप सिर्फ उसमें मछली पालन करिए, ले जाइए। मछली पालन के लिए भी नहीं पैसा है, तो वो भी हम आप अपने तरफ से कुछ हमें अवेलेबल कराएं, कुछ आप लोग कराइए। तो अभी पिछले 1 साल में हमने ये प्रयोग किया, तो उसमें लोगों को अब चूंकि अर्निंग आने लगी कि 5,000 उन्होंने लगाया और 50,000 कमाया, तो उनको लग रहा है तो अच्छा धंधा है। हमारा फायदा क्या हुआ कि तालाब में पानी चूंकि भरा रहता है, मछली डालने से फिर वो तालाब सूखने नहीं देते हैं या पानी सिंचाई के लिए यूज नहीं करने देते हैं, तो हमारा वाटर लेवल भी एक हिसाब से मेंटेन रहेगा, जल संरक्षण भी हो रहा है। और कुछ लोगों को जैसे उनके परिवारों को हमने बकरी पालन पे फोकस किया। तो बकरी पालन अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो अभी हमारे पास ब्रीड है, जैसे उनको ट्रेनिंग हमने कृषि विज्ञान के माध्यम से दिलाया कि जो अभी हम कर रहे हैं वो देसी ब्रीड है, इसकी जगह पे अगर हम कई सारी प्रजातियां हैं, अगर उनको हम फोकस करें, उनका बकरी पालन करें, तो ये थोड़ा उससे भी इम्प्रूवमेंट होगा और हमारी लागत भी, मतलब हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी। तो उनका भी थोड़ा झिझक उनके अंदर है कि ये सब चीजें नहीं, नौकरी का ही उनका मेन दिमाग में लगा हुआ है।
कि हमको नौकरी करना है, खेती किसानी की तरफ थोड़ा उतना ध्यान नहीं देना चाह रहे। जी थैंक यू सर। किसी और को? आशीष सर पहले तो आपको मैं आपका कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप फिर से प्रधान बने। सर एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि ये जो एक तरीके का आप बता रहे हैं, आपका बहुत काफी हद तक आप आगे चले गए हैं, जीपीडीपी भी आपने अपना मतलब फिर से वो करा लिया। सर इसको एक तरीके का जन सैलाब बनाने में आपको कितना टाइम लगा, लोगों को मतलब समझाने में, इस चीज पे लाने में कि भाई ऐसे भी हम लोग चीजें देख सकते हैं, इस परिप्रेक्ष्य से सोचना, इस परिप्रेक्ष्य में देखना, इसमें कितना समय लगा? अब ये मान के चलिए लगभग 3 साल तो हमारा इसी में निकल गया शुरुआत में, क्योंकि लोगों को जो हमारे यहाँ खासकर यूपी में जो एक ग्राम प्रधानों की इमेज बनी हुई कि प्रधान का मतलब गांव का सबसे भ्रष्ट आदमी, मतलब उसको गांव के लोग ये समझते हैं कि ये राशन चोर, पेंशन चोर, मतलब हर तरीके का जो भी समझते हैं, और 24 आवर की ड्यूटी वाला समझते हैं कि हमने तो वोट दे दिया तो प्रधान को तो हर काम प्रधान को करना है, और प्रधान महाभ्रष्ट गांव का होता है। ये कि लोगों में आम धारणा बनी हुई थी शुरू में। जैसे मैं भी अधिकारियों के पास जाता था कि नहीं मुझे कुछ नया करना है और कुछ मैं नए तरीके से काम करना चाहता, तो वो भी विश्वास नहीं करते थे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, सब तो यही कहते हैं कि हम तो साहब गांव बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। सबसे मेजर समस्या मेरे सामने वही आई। उस इमेज को बदलने के लिए ये था कि हमको कुछ करके दिखाना है। जब हम कुछ करके दिखाएंगे तब धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो स्कूल का मॉडल मैंने सबसे पहले अपने गांव में जब शुरुआत किया, तो गांव के प्राइमरी स्कूल जो हमारा था उसमें मात्र 77 बच्चे थे और टीचर हमारे पास 6 थे। हमने उनसे पूछा कि भाई बच्चे क्यों नहीं यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं, तो बोले साहब यहाँ तो लोग पढ़ाना नहीं चाहते। दूसरा क्या है कि गांव के 2 4 6 लोग ऐसे हैं जमींदार टाइप के लोग जो ये कह रहे हैं कि अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमारे खेत में मजदूरी कौन करे। और यहाँ सिर्फ आते हैं एमडीएम का खाना खाने के लिए, और जो और बच्चे हैं वो करीब 150 के आसपास वो अगल बगल के कस्बों में कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं। उनके परिवार से हमने बात किया कि आप हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, तो बोले क्या पढ़ाएं, न खिड़की है, न दरवाजा है, न बैठने की कोई व्यवस्था है, और वहां जाते तो हमारा बच्चा टाई लगा के जाता है, जूता मोजा और ये सब पूरा अंग्रेजी गिटपिट बोलता है। उनके दिमाग में वो चीज बैठी हुई थी। हमने उनसे पूछा कितना खर्चा आता है, तो एक नॉर्मल परिवार का जो भी चाहे एलकेजी हो या पहली क्लास का हो, वो बच्चा 5 से 6 हजार रुपया कम से कम एक आदमी का 6 हजार रुपये साल का खर्च हो रहा है। 6 से ऊपर भी था, लेकिन मोटा मोटी मैंने एक अंदाज लगाया तो पता चला हमारे यहाँ से तो लाखों रुपया हमारे गांव का ही पैसा बाहर जा रहा है, सिर्फ इस नाते कि गवर्नमेंट फैसिलिटी, गवर्नमेंट के स्कूल में वो पढ़ाना नहीं चाह रहे क्योंकि वहाँ उनका कहना है पढ़ाई नहीं हो रही है। जबकि बाहर जो स्कूल खुले हुए हैं उसमें इंटर, हाई स्कूल और इंटर पढ़े हुए लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रेन टीचर पढ़े हुए हैं, उनके यहाँ कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा है। तो हमने उनको ये ऑप्शन दिया कि भाई मैं क्या कर दूं कि आपके बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ें और आप वहां ना पढ़ाने जाए, आपका ये यहाँ जब हमारे स्कूल में सब फ्री है तो आपका ये पैसा बचेगा। बोले साहब सुविधा ही नहीं है। तो सुविधा देने के लिए मैंने शुरुआत किया, तो स्कूल को ही सबसे पहले मैंने अपने अडॉप्ट करके उसमें कॉन्वेंट के तरीके से उसको पूरा मॉडल बनाया, नए तरीके से सारा चीज करके उसमें सीसीटीवी वगैरह लगाए। टीचरों का मैंने कई बार काउंसलिंग किया, उनको समझाया, समझाने के बाद में इस तरीके से हमने उनको मोटिवेट किया कि 16 बच्चे सरकारी कर्मचारियों से, टीचर जितने 6 थे उनके बच्चे, आशा बहू, आंगनबाड़ी और सफाई कर्मी जो हमारे गांव में जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उनके बच्चों का मैंने एडमिशन शुरू कराया। वो अपने बच्चों को वहां लाके पढ़ाने लगे, और जब स्मार्ट क्लास और ये सब सारी फैसिलिटी लोगों ने देखा तो उनको एक विश्वास जगा कि नहीं, अगर टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो धीरे धीरे वो लोग मोटिवेट हुए और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चालू किया। और दूसरे ही साल जो मतलब हमारा जो दूसरा साल रहा उसमें 77 बच्चे से सीधे हमारे पास 167 बच्चे आ गए। तीसरे साल 225 से ऊपर हम पहुंच चुके हैं। जब वहां पे बच्चे आने लगे तो उन बच्चों को फिर हमने शुरुआत किया कि इन्हीं बच्चों के माध्यम से ही अपना हम उनके घरों तक कोई बात पहुंचाएं। जैसे स्वच्छता का था, वृक्षारोपण के बारे में था, तो बच्चों को हमने ऐसे पेड़ बांट देते थे, उनको इनाम देते थे कि जिसका पेड़ बढ़िया रहेगा उसको हम सम्मानित करेंगे। जो बच्चा महीने में सबसे साफ सुथरा आता था उसके परिवार को बुला के और पूरे बच्चों के सामने उसको मोमेंटो देके और तालियां बजवा के स्वागत करते थे। जो 100% अटेंडेंस रहता था उसको भी हम प्रोत्साहित करते थे। तो उससे एक लोगों में आया बदलाव, बच्चों में एकदम होड़ लग गई कि नहीं नहीं हम तो डेली स्कूल जाएंगे और अपना हम तो प्राइमरी स्कूल में ही एकदम टिप टॉप होके जाएंगे, जूता मोजा यहाँ। इसके अलावा
बच्चे जो भी जैसे उनको खेलने कूदने के लिए कुछ भी चाहिए, जो भी उनको सामान की जरूरत पड़ती थी वो हमसे डिमांड करते थे, हम उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराते थे। और साथ ही उनको उनसे बैठ के उनसे उनके बारे में उनके साथ में भोजन करता था। एमडीएम भी मैं खाता हूँ, तो ये तो भोजन की क्वालिटी अच्छी हो गई। उनके साथ खेलना कूदना, बैठना, उनके बीच में रह के उनकी बातों को समझना, जब मैंने शुरू किया तो उसका बदलाव एक उनको लगा और विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा, और पंचायत के लोगों का भी विश्वास बढ़ना चालू कि चलो ये काम तो जो नहीं हो रहा था वो तो शुरुआत हो गया। फिर धीरे धीरे हमने नाली, सड़क, खड़ंजा, इन सब चीजों को फोकस किया। जहां उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि सड़क बनेगी, वहां पे साफ सफाई, वो सारी चीजें हमने फोकस किया। साथ ही साथ जहाँ जैसे इलीगल कब्जे थे, जो लोग गांव वाले सोचते थे कि ये तो कभी खाली नहीं हो सकता था, ये तो असंभव काम है, ये गांव का दबंग आदमी है, इसने खेल मैदान पे कब्जा कर रखा है, इसने तो पंचायत भवन की जमीन। तो उन चीजों को हमने एकदम से होकर कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो सब चीजें जब मैंने जमीनें खाली कराई, करीब 3 करोड़ से ऊपर की जमीन में ग्राम सभा की खाली करा चुका हूँ आज के डेट में। तो लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं ये कुछ अलग टाइप के काम करना है इनको, तब धीरे धीरे लोग हमारे साथ, लोगों का विश्वास जुड़ा और जुड़ने लगे। अब मात्र 2-4-5% ऐसे हैं, 100% तो कभी नहीं आ सकते हैं, लेकिन यह है कि 5% ही आज के डेट में ऐसे बचे हैं जिनको प्रॉब्लम यह है कि विकास ना हो, विकास से समस्या है। तो काम करके हमने रियलिटी में उनको दिखा के तब पब्लिक का हमने विश्वास जीता कि नहीं हम काम करने आए और काम ऐसे होता है, और ग्राम सभा का ये काम है और ये काम देखिए मैंने करके दिखाया। तो काम देख के ही लोगों का विश्वास हमारे प्रति बढ़ा। इसी नाते अब की बार हमको दोबारा, पिछली बार मैं 27 वोट से जीता था, इस बार मैं 209 वोट से जीत के आया हूँ। बढ़िया। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि सर पारदर्शिता जो अपने कामकाज में है, ये डिजिटलाइजेशन और ये सारी चीजें, ट्रांसपेरेंसी, ये मतलब कब से आई और किस लेवल पे लोगों को जानकारी है कि एक्चुअली में जो फंड्स आते हैं उनका क्या क्या कैसे, वो इस बारे में कुछ बताएं। देखिए उसमें जैसे पारदर्शिता के लिए तो सबसे पहले मैंने जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया था उसी के माध्यम से मैंने शुरुआत किया, क्योंकि जो प्रधान होता है सबसे पहले वो खुली बैठक से भागता है। क्योंकि खुली बैठक में जब होती है तो उसमें क्या रहता है कि पिछले कार्रवाई पढ़ के सचिव सुनाता है और क्या आज के डेट में उसके खाते में पैसा है, ये दोनों उसको बताना रहता है, फिर तब अगले की कार्रवाई शुरू होती है। तो जो चीजें मान लिया हमने काम किया है तो हमको बताने में कोई हर्ज नहीं कि हमको साहब 10 रुपया मिला और मैंने 10 रुपए का ये काम कर दिया। आज के डेट में मेरे पास 0 बैलेंस, तो 0 बैलेंस है, हमारे पास भविष्य में कितना पैसा आएगा एक मोटा मोटी हमको आइडिया रहता था। तो उसके माध्यम से खुली बैठक में मैंने लोगों के सामने रखा और दीवारों पे मैंने वॉल पेंटिंग भी कराया। एक सूचना पट हमारा बना है आज भी, उसमें हमने पूरे सारे अधिकारियों के जिले से लेके और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के मोबाइल नंबर, कमेटी में हमारे जो 6 कमेटियां उनके मेंबर्स के मोबाइल नंबर, उनको हमने वॉल पेंटिंग पे लिखाया और फर्स्ट ईयर आया तो कितना रुपया आया और किस चीज पे हमने वो खर्च किया और आज के डेट में कितना मेरा बचा हुआ है। हर साल का अलग अलग मैं वॉल पेंटिंग पब्लिक प्लेस पे अलग अलग जगहों में गांव में मैंने वो शुरुआत करा दिया, मैंने पेंटिंग कराने की कि भाई जिसको सूचना है चले जाओ और अगर आपको चाहिए तो आप कभी भी आके हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों को जो भी जानकारी है कि खुली बैठक में, तो उसमें कर्मचारी भी रहते थे तो अपने वो खुल के वो अपनी बातों को रखने लगे और उनका उसका जवाब मिलता था। जब हमारे पास 10 रुपया आएगा तो हम 10 ही का काम करा सकते हैं, 100 का तो करा नहीं सकते हैं। पहले लोगों को समझ में आता था कि जैसे लोग गांव के लोग जो प्लान प्लस पे हम लोग अपलोड करते हैं प्लान, तो पता चला कि मिल तो 5 लाख रहा है, लेकिन गांव के लोगों ने बैठ के नहीं ये भी काम करो ये भी काम करो, तो प्लान तो 1 करोड़ का बन गया। अब वो हल्ला करते थे गांव में, साहब 1 करोड़ रुपया आया, प्रधान तो खा गया। अब गांव के लोग कान के कच्चे, हाँ 1 करोड़ खाली होंगे, लेकिन जब सामने आने लगे रियलिटी की नहीं मिला इतना, हमने योजना बनाई है, तो कहते थे कि साहब 1 करोड़ रुपया दिख रहा है आपने खा लिया। तो ये होता कि भाई आप अभी बजट दे रहे हो कि हमारा 200 मीटर की सड़क बनाइए, कोई तीसरा भी कह रहा है मेरा 100 मीटर का। तो इस तरीके से सारे लोगों को हम ये कार्य योजना जो साल भर की हम बना रहे हैं उस साल भर की योजना का अनुमानित लागत फीड है। इसका काम नहीं हुआ है, काम जो हुआ है वो तो आप प्रिया सॉफ्ट पे जाके देख सकते हैं, आरटीआई देख सकते हैं, या फिर हमारे पब्लिक प्लेस पे जो हमारा वॉल पेंटिंग है उससे आप देख सकते हैं कि इतने रुपए का काम हुआ यहाँ पे। और जैसे राशन समय पे मिलने लगा, उनको पेंशन का सारा फ्री ऑफ कास्ट मिलने लगा, बिचौलिया बीच से खत्म हो गए, आंगनबाड़ी टाइम पे काम करने लगी, आशा बहू सारी चीजें टाइमली करने लगी, लेखपाल को मैंने गांव में टाइम दे रखा है, हर हफ्ते वो आता है पंचायत भवन में बैठता है, सेक्रेटरी तो हर दूसरे तीसरे दिन आके बैठने लगा है। तो लोग को तहसील और कचहरी जो बाहर भागना पड़ता था वो उठा के मैंने उनको गांव में ही बैठा दिया। गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोग वहीं जाके बैठ जाते हैं। और एक हमारा
जो पंचायत में ही मैंने कॉन्फ्रेंस रूम भी बना रखा है, वो एक हॉल है 100 सीटर क्षमता का। उसमें क्या करता हूँ कि जब खाली टाइम में है तो गांव के लोगों को बैठाता हूँ उसमें। बैठाने के बाद में पहले थोड़ा इधर उधर का उनको पिक्चर उच्चर दिखाने के बाद में फिर मैं किसी ना किसी गांव की स्टोरी दिखाने लगता हूँ। तो वो एक उनके साथ एक गैदरिंग भी हो जाती है, हंसी मजाक भी हो गया, और वहाँ पे बहुत सारी चीजें, अच्छा उस गांव में ये हो रहा है तो इसको भी प्रधान जी अपने यहाँ कर लिया जाए हम लोग। हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप लोग सहयोग करिए, भी काम किया जाए। तो कहने में और दिखाने में दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे हिबरे बाजार में क्या हो रहा है, हम मुंह से बताते चले गए, वो सुन लिए, अरे कहीं नहीं होता है, हमने तो देखा ही नहीं। लेकिन जो हिबरे बाजार हम उनको प्रोजेक्टर पे चला के दिखा रहे हैं तो उनको समझ में, अरे ऐसा भी हो रहा है, तो उस चीज को वो रियल मानते हैं। जबकि जबान से हम जो कहेंगे वो भी रियल है, लेकिन उस चीज को उतना वो सत्यता नहीं मानते जो सामने दिखने में मानते हैं। तो इस तरीके से लोगों को हम पारदर्शिता हाँ उसमें लाए, और समय समय पे जिलाधिकारी से लेके सारे लोगों को मैं गांव में खुद इनवाइट करके बुलाने लगा कि आप आओ मेरे गांव, आप मेरे गांव आओ। तो उनको ये लगा कि यहाँ तो लोग वीडियो गांव में आने वाला रहता है तो प्रधान सोचता है भगवान ये ना है, हमारे यहाँ सेक्रेटरी नहीं आने देते, ये तो बड़े बड़े अधिकारी ले आ रहे हैं। तो जो हम काम किए हैं हमारे सामने, भाई सरकार को हम खुद आपके द्वार लेके आ गए। तो जो कभी जिलाधिकारी से मिला नहीं, दिखा नहीं, वो भी आके अपनी बात उनसे पूछ रहा है कि साहब प्रधान ने ये काम नहीं किया। हाँ भाई प्रधान जी बताओ साहब, 10 रुपया मिला तो 10 तो काम करेंगे हम। अच्छा ठीक है भाई, फिर आएगा बजट तो आगे काम आप करिएगा। तो एक लोगों के जो अंदर जो कंफ्यूजन था कि नहीं आता, इतना पैसा आ रहा है, प्रधान सब खा लेते हैं पी लेते हैं, तो एक इमेज उससे उनकी बदली कि नहीं प्रधान ऐसे भी है जो काम कर सकते हैं और सरकार की योजनाओं से ही। दूसरा, ज्यादातर काम मैंने से मनरेगा का है, सबसे ज्यादा तो मनरेगा का हमने अपने गांव में उपयोग किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट उससे मिला, मजदूरी का, और प्लस उसके साथ साथ लोगों के हमने व्यक्तिगत तालाब भी खुदवाए मछली पालन के। आज के डेट में 3 तालाब हमारे यहाँ हैं जो करीब होंगे 8 एकड़ में तालाब हैं। किसी का 1 एकड़ है, किसी का 4 एकड़ का है, जो मछली पालन उस पर बढ़िया वो कर रहे हैं। समूह के माध्यम से अभी मुर्गी फार्मिंग शुरू कराने हम जा रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को पारदर्शिता आई और लोगों का विश्वास बढ़ा कि नहीं काम होता है और सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं। बढ़िया सर, ये तरीका कैपेसिटी बिल्डिंग का तो अच्छा लगा। सर एक चीज ये मैं पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि तालाब का और ये पशुपालन या मुर्गी पालन के अलावा और छोटे लघु उद्योगों के बारे में, मतलब कुछ आपने ऐसा सोचा क्योंकि एमएसएमई से जोड़ दें या इस तरीके का कोई छोटा लघु उद्योग शुरू करें जिसमें कम पढ़े लिखे लोग भी काम कर सकें? हाँ प्लानिंग किया भी, और हमने अपने गांव में काम भी कराया। आज के डेट में हमारे गांव में ही ये कभी कोरोना काल में ही हमने मास्क बनाने की एक छोटी सी इंडस्ट्री डलवाई थी, क्योंकि हमारा जिला जो है उद्योग में शून्य विहीन है। हमारे जिले में कोई भी उद्योग नहीं, सिद्धार्थनगर लोग यहाँ के करीब 30% लोग मुंबई या दिल्ली पुणे यहाँ रहते हैं। गांव में इस समय यह हाल है कि किसी भी गांव में चले जाइए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको या तो बुजुर्ग मिलेंगे या तो लड़के जो पढ़ने वाले मिलेंगे, ज्यादातर लोग जा चुके हैं अपना रोजी रोटी कमाने की। तो एक छोटा इंडस्ट्री हमने अभी शुरू कराया था कि मास्क बनाने का और फ्लेक्स लगाने का, गांव में ही हमारे लगा हुआ है। तो उसके माध्यम से गांव में 5-6 लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया वहां पे। और जो मास्क बनाने में भी सिलाई की और सब सारी चीज रहती, तो गांव की हमने जो बच्चियां थी, 2-4 बच्चियां जिनको सिलाई ट्रेनिंग सेंटर भी हमारे यहाँ शुरुआत में हमने खोला था। खैर वो तो ज्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि लोगों के अंदर यह आया कि प्रधान जी सिलाई सीख के हम करेंगे क्या, सिलाई मशीन ही नहीं हमारे पास। तो अब उनका यह था कि प्रधान जी सिलाई सेंटर खोल दिए, तो जब सिलाई सिखा दे तो प्रधान जी सिलाई मशीन भी हमको दे दें। तो इस तरीके से थोड़ा रहा, वो उतना कामयाब हमारा नहीं रहा, सिर्फ कंप्यूटर लैब हमारा रहा कामयाब। तो एक छोटा सा ये खाली प्रयोग हो पाया। बकिया यहाँ पे आसपास में कोई कस्बा भी ऐसा नहीं है कि जहाँ हम उस चीज को सेल कर सकें। लखनऊ या तो फिर गोरखपुर या तो बस्ती ले जाना पड़ेगा। तो गांव में रह के उस चीज की सबसे बड़ी समस्या जो है कि गांव में जो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो बेचेंगे, बिकेगा कहाँ। एक लोगों ने गांव में ही एक आदमी को हमने दोना पत्तल की फैक्ट्री भी डलवाई थी, वो भी बंद हो गई। 6 महीना उन्होंने चलाया, फिर बाद में उन्होंने कहा भैया घाटा लग रहा है, तो माल ही नहीं सेल हो पा रहा है, क्योंकि हमको बाहर कस्बों में माल पहुंचाने में ही हमारा ज्यादा पैसा खर्च हो जा रहा है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे वो भी उन्होंने बंद कर दिया। अगरबत्ती का भी हमने ट्रेनिंग दिलवाया कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, तो वो आया कि नहीं साहब वो तो बिकेगा कहाँ, ये समस्या है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है बिकेगा कहाँ। सब्जी की खेती पे हमने फोकस किया था, तो कुछ परिवारों को लॉकडाउन में, कुछ परिवार जो मुंबई वगैरह से भाग के आए थे, जो 20 साल से नहीं आए थे, वो लोग वापस भाग के गांव आए, तो उनको सब्जी की खेती पे हमने फोकस किया। तो उस पे है अभी भी 3-4 लोग काम कर रहे हैं। तो उनको ये है कि डेली का डेली उनको कैश पैसा मिल जा रहा है। बशर्ते ये है कि अब वो मुंबई दिल्ली का उनको ग्लैमर नहीं मिल पा रहा है, समस्या उनके सामने ये है। तो वो ये परेशान रहते हैं कि वहाँ शाम को घूमने मिलता था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, यहाँ तो परिवार के लोग हैं। तो ये है हमारे यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आशीष, आप पूछना चाहेंगे?
हाँ रिदम, थैंक यू। नमस्कार सर। सर एक्चुअली फर्स्टली आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू, इसलिए नमस्कार नहीं जी। क्योंकि आप काम अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप एक प्रधान की ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि आप जो कर रहे हैं आई जी थिंक वो जी प्रधान का कार्य है, लेकिन आप उसको अच्छी तरीके से और उससे आप एक्वेंट हो चुके हो, और आप उसको प्रॉपरली जी एक जी होलिस्टिक अप्रोच में स्टडी करके और होलिस्टिक अप्रोच में विलेज के डेवलपमेंट के लिए आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये आपकी एक बहुत अच्छी मुझे जी अप्रोच लगी। एक्चुअली मैं आपको पूरा सुनता रहा और मन कर रहा था कि आपको जी जी सुनूं कि किस प्रकार से आप विलेज में काम करवा रहे हैं। तो सर एक फर्स्ट एक क्वेश्चन जो पॉपअप होता है, क्योंकि हम्म, आपने सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने आपके विलेज में कितनी कमेटी बनाई है? जैसे कि विलेज जो जैसे कि मनीष सर ने हमको बताया है कि जो विलेज है वो अपने आप में एक स्टेट और एक केंद्र सरकार के बराबर होता है, क्योंकि हम वहाँ पे एक जी जी पैरेलल विलेज में गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। जैसे कि जी हेल्थ जी जी डिपार्टमेंट अपने पास वहाँ होता है, एग्रीकल्चर पे आप देख रहे हैं, आप एजुकेशन को देख रहे हैं, तो कमिटीज को आपने कैसे डिवाइड किया है? देखिए ग्राम पंचायतों में जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था में है, तो हमारे यहाँ 6 कमेटियां हैं। तो उन कमेटियों के माध्यम से पूरा समझ लीजिए कि वो हमारी कैबिनेट है। और जैसा कि गांव का प्रधान जो होता है, गांव के प्रधान के पास तो असीमित शक्तियां हैं। हमारे पास तो वो शक्ति है जो किसी सांसद और विधायक के पास वो शक्ति नहीं है। 2018 में जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था प्राइम मिनिस्टर के हाथों, तो चूंकि 2 नेशनल अवार्ड एक साथ मुझे मिले थे, तो इंडिया का पहला गांव था हमारा किशोर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, दोनों एक साथ मिला था। तो उसी में प्राइम मिनिस्टर से मुझे मिलने का मौका मिला। तो उन्होंने इतना कहा कि देखो, आप प्रधान मतलब गांव का प्रधानमंत्री होता है, आपकी अपनी खुद की व्यवस्था है और खुद की आपकी अपनी कैबिनेट है। और जो हमारे लोकसभा को पावर है वो सेम आपकी ग्राम सभा को पावर है। आप अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गांव का विकास करिए। आपके पास तो इतनी सारी असीमित शक्तियां हैं। तो फिर उसी दिन से हमने पूरा उसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्हें पूरा हमने फोकस किया। और आज के डेट में मैंने अभी जो पिछले वर्ष जो काम कराया था कि एक एमएलए को अगर 1,25,00,000 रुपया डेवलपमेंट का मिलता है, तो मेरा भी टारगेट था कि मैं 1,25,00,000 रुपए का अपने ग्राम सभा से उसको काम करके दिखाऊं। करीब 92 लाख रुपए का काम हुआ था पिछली बार हमारे लॉकडाउन के पीरियड में, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेके उसमें मार्च तक में 90 लाख रुपए का मैंने काम कराया। और उन 90 लाख रुपए में मैंने जो गवर्नमेंट जिस मनरेगा से मैंने जो पुल बनाया, गवर्नमेंट उस पुल को 1.5 करोड़ रुपए में बना रही थी, उसको मैंने 18 लाख रुपए में बनाया। ओपन जिम पूरे जिले में, क्या लखनऊ जनेश्वर पार्क या किसी गवर्नमेंट के नगर पालिका नगर पंचायत के पार्कों में होते थे। हमने मनरेगा से ही खेल मैदान अपने गांव में डेवलप किए, हर्बल पार्क डेवलप किए, उसी से जो है शोक पीठ हमने गांव में बनाए। तो सारी चीजों को हमने अपने गांव में इम्प्लीमेंट किया, और ये दिखा दिया कि गांव के विकास के लिए हमको किसी विधायक या सांसद के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हम खुद, अपनी सरकार हमारी है, अपनी सरकार की शक्तियों को पहचान के उसका उपयोग करें, तो हमको किसी पास जाने की जरूरत ही नहीं। गांव ऐसे भी डेवलप हो सकता है। तो उस चीजों के सारे सरकार की योजनाओं को मैंने अपने गांव में लागू किया। कोई बाहर का हमारे यहाँ नहीं है कि कोई बाहर का पैसा ना किसी एमपी एमएलए का है। हमारे लोकल एमएलए ने अभी हमारे इस काम से खुश होकर अभी आरओ प्लांट हमको गिफ्ट किया है, जो अभी 9-10 जुलाई को जो है उसका इनॉग्रेशन है, जो हम अपने गांव को 5 रुपए में 20 लीटर पानी ग्राम सभा के हर घर को हम देने जा रहे हैं। सर ये बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया, जो कि एमपी और एमएलए पे हमें सर बिल्कुल भी डिपेंडेंट तो हम है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। जी जी क्योंकि जी सर एक्चुअली आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ग्राम पंचायत की पावर क्या है। फंड की कमी आई थिंक सर, जहां तक मैंने स्टडी किया और मोरिस जी ने हमको गाइड किया है, और गंगवार सर ने हमको जो बताया है कि फंड तो हमारी सर जो हमारी प्रोसीजर है, हम जो मॉडल्स ऑपरेंडी डेवलपमेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सैंक्शन करा सकते हैं। पंचायत के जी पास जी विल पावर होना चाहिए फर्स्टली, जो कि आप में दिखती है। सर एक्चुअली मैं जी ये जी जानना चाह रहा था कि जो आपने कमिटीज बनाई हैं, तो उनके जो हेड वगैरह, आपने जो पंच वगैरह वहां के होंगे आपके, जो आपके और जी साथी जी जो आपके साथ काम कर रहे हैं विलेज में, जी तो जी जी क्या वो भी आप एक्चुअली सर आपने मेनली फोकस किया कैपेसिटी बिल्डिंग पे, तो क्या वो जी भी जी उतने इंथुसियाज्म के साथ काम कर रहे हैं आपके साथ? क्योंकि या फिर हाँ आपको हर बिल्कुल। बार इंटरफेयर करना पड़ता है उस कमिटीज की मॉडल्स ऑपरेंडी में? नहीं नहीं, देखिए हमने क्या किया था कि जो वार्ड मेंबर होते हैं, जो हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि जो वार्ड मेंबर होते हैं, हमारे वार्ड मेंबर को बस एज ए इलेक्शन के टाइम में वार्ड मेंबर बना लिया गया कि सिर्फ हमारा कोरम पूरा हो जाए। हमने सबको साथ में लेके किया। अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है। हमारे 11 मेंबर, उन 11 मेंबर को हमने पिछली बार जागरूक किया कि भाई आप रबर स्टैंप नहीं हो, या सिर्फ ये नहीं कि मैं आपके पास कागज लेके आऊं दस्तखत करूं, आप हर महीने की जो ग्राम पंचायत की बैठक होती थी उस बैठक में आइए।
और आपको आपके वार्ड ने चुना हुआ है 15 घर, 20 घर, 25 घर, मतलब 100 लोगों ने आपको वोट किया है, तो उन 100 लोगों की समस्या आप पहले कलेक्ट करिए, क्योंकि वो आप उनके जब कलेक्ट करेंगे आपके पास आएगा, उसके बाद आप मेरे पास लाओगे। तो डायरेक्ट कोई भी, उनको हमने बताया कि सिस्टम जैसे ये है कि आप डायरेक्ट कोई भी रेवेन्यू का केस है तो डीएम के पास सीधे नहीं जाओगे आप, पहले आप अपने लेखपाल के पास जाओगे, नहीं समस्या समाधान हुआ तो आप जाओगे नायब तहसीलदार के पास, नायब तहसीलदार ना सही, तहसीलदार सही, एसडीएम, एडीएम, तब आप डीएम के पास पहुंचोगे। तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आप काम करेंगे। तो उनको हमने कहा, आप पब्लिक ने आपको वोट दिया है, आपकी प्रति जिम्मेदारी है, उन वोटर्स की प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, आप उनके समस्याओं को सुने, उनको कलेक्ट करके आप हमको दीजिए। और हर महीने जो हम ग्राम पंचायत की बैठक करेंगे, उसमें बैठक में अपना हम जो हमारा रजिस्टर होता है समितियों का, उस रजिस्टर में हम उन समस्याओं को कलेक्ट करके, और उस समस्या का जब ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसी समस्याओं को उसमें हम रखते थे। अब जैसे जल संसाधन जो जल प्रबंधन समिति हमारे यहाँ, उसमें नहीं रखा, तो उनका काम यह था कि भाई पूरे गांव में आप देखिए नल किसका खराब, किसके यहाँ नाली की प्रॉब्लम है, किसको 100 फीट बनाना है हमारे यहाँ, या कौन सा तालाब खुदाई करा दिया जाए, गांव के नजदीक है तो कब्जा है उसको खाली करा दिया जाए, जिससे वाटर लेवल हमारा और मजबूत हो। तो वो लोग खुद सजेस्ट करते थे, सुझाव देते थे हमको, हर महीने बैठ के उनको क्या काम किया जाए। तो महीने में 2-3 बार उनको मैं ऐसे बुला लेता था कि चलो आओ बैठ के बात करते हैं, क्या किया जाए गाँव में, और गाँव में क्या क्या हो रहा है। तो सारे चीज पूरे गाँव की एक तो सूचना आ जाती थी कि गाँव के लोग चाह क्या रहे हैं। तो हम ग्राम सभा के पहले उस हिसाब से पहले से प्लान तैयार कर लेते थे कि अरे ये तो लोग की डिमांड ये है, और वो डिमांड करें, और उस पर तुरंत उसके पहले हम लोग ये कर दें कि भाई ग्राम पंचायत की बैठक में ऑलरेडी यह निर्णय पहले भी दिनांक फला फला तारीख को हो चुका है। तो उनको भी लगता था अरे हम तो सोच ही रहे थे, प्रधान जी ने, ग्राम पंचायत की कमेटी ने तो इसको पहले से ही अपने उसमें ले रखा है एजेंडे में। और अभी जैसे हमने महिलाओं को जो किया है इस बार नई पंचायत में, कि सारी महिलाएं हैं हमारी, एक भी पुरुष को हमने नहीं रखा है। तो उसमें क्या है कि आधी आबादी को जो हम हक देना है तो उनके ऊपर हमने डिपेंड कर दिया। जैसे पिछली बार पुरुष रहते थे तो महिलाएं डर के मारे आती नहीं थी, जो हमारी और महिलाएं मेंबर ने बड़े मुश्किल से तो उनको लाते थे बुला के, तो बोलने में शर्माती थी कि अरे आदमियों के सामने हम कैसे बोले। तो अब की हमने सारी महिलाओं को रख दिया। महिलाओं क्या है, अब बात करना हमारे लिए आसान रहता है। वो सारी चीजें हमको कई ऐसी समस्याएं हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर ना हो, कि घरेलू समस्याएं रहती है, तो उसका भी हम लोग निराकरण के लिए अपना प्रयास करते हैं कि कैसे क्या समस्या निपटाई जाए इनकी। सर अगेन एक चीज के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि जो सर ग्राम पंचायत में सबसे कॉमन इशू ये होता है, और ये हर किसी को पता है, कि जो बजट एस्टिमेट दिया जाता है या जो पास होता है और जो एक्चुअल जो उसकी लागत होती है, उसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे गाँव का मैंने अभी जो एस्टिमेट चेक किया, तो उसमें उन्होंने शौचालय की रिपेयरिंग में 75,000 रुपीज एक्सपेंस शो किया है। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने 75,000 रुपए रिपेयरिंग में शौचालय के कैसे लगा दिए, जबकि मोदी जी 12,500 रुपए में शौचालय बना रहे हैं गाँव में एक। नहीं तो वो देखिए, आई डोंट नो जी वो व्यक्तिगत शौचालय 12,000 रुपए का है, वो हाँ सर बना नहीं रहे एग्जैक्टली हैं। वो नहीं सर, एक्चुअली उन्होंने रिपेयर में 75,000 इन लोगों ने खर्च किया है, बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रिपेयरिंग। वो तो सामुदायिक शौचालय है आपके गाँव में कि नहीं? सर सामुदायिक नहीं, स्कूल वाला उन्होंने, स्कूल का शौचालय जो था उसमें लिखा हुआ है हाँ, कि उसकी रिपेयरिंग में तो 75,000 एक्सपेंस उन्होंने किया हुआ है। हाँ, तो और अब उसमें देखिए, उसमें क्या है ना कि गांव में क्या होता है कि गांव की जो पब्लिक है वो वोट देने के बाद भूल जाती है कि हमारा तो कोई रोल सर नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है उस गांव में, जैसे जब रहता है ना कि कोई बोलने वाला नहीं रहता, प्रधान निरंकुश हो जाता है वहाँ। एक आदमी आ रहा है तो एक मोटा मोटी जो एवरेज है कि 500 रुपया पर हेड आता है। जैसे मेरे गांव की आबादी 1024 है, तो लगभग 5.25 लाख 5.5 लाख रुपया सालाना मुझे मिलता है। तो 500 रुपया मान लिया आप ही के हिस्से में, सपोज करिए आप क्या रहा है, तो आपको हक है अपने प्रधान से पूछने का, भैया प्रधान जी 500 रुपये मेरे हिस्से का होता है, तो उस 500 रुपये का आपने कहाँ पे काम कराया? अगर आपने 75,000 का काम कराया है तो इसमें तो 10,000 का भी नहीं दिख रहा है, आप बाकी पैसा कहाँ खर्च कर दिया? तो वो ग्राम पंचायत के लोगों का भी जिम्मेदारी है, ना कि अकेले प्रधान की ही जिम्मेदारी। प्रधान तो चाहेगा कि कोई बोलने वाला ना रहे, अपनी मर्जी से काम करे। तो जब तक गांव के लोग जागरूक नहीं होंगे और जाके हर चीज पे क्वालिटी नहीं देखेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो प्रधान तो चाहेगा ही कि लोगों को कुछ पता ही ना रहे, अपना काम करके किनारे हो लें। तो अब जैसे कि आपने ग्राम सभा के रोल की आपने इंपॉर्टेंस बताई, बिल्कुल यहाँ पर वो लागू होती है। प्लीज कंटिन्यू। जी जी बिल्कुल। ग्राम वासियों का सबसे बड़ा मेन रोल है कि एक तो जहां भी काम हो रहा है क्वालिटी पे देखें, क्या काम हो रहा है, इसकी कॉस्टिंग क्या है, कौन कौन से मजदूर लगे हैं, कि ठेके पे काम करा रहे हैं, बाहर के लोगों को काम दे रहे हैं। ये सब तो गांव के जो जाके सवाल करे उनसे, और उनसे पूछे कि क्यों हो रहा है, कैसे क्या आप कर रहे हैं। तो जब तक
क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा तब तक तो नहीं हो पाएगा कोई काम बढ़िया क्वालिटी से। बिल्कुल। सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, सर क्या आपने आपके जी। विलेज में कोई एक वाटर हार्वेस्टिंग पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है क्या कि हमको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या करना है ताकि लंबे समय तक जो पानी का जल स्तर है हम उसको बढ़ा सके? हाँ, जैसे अभी क्या है कि हमारे गांव में टोटल 27 तालाब थे। तो उन 27 तालाब को पिछले 5 सालों में हमने खुदाई करा, करीब उसमें 23 तालाब ऐसे थे जिसको हमने मनरेगा के माध्यम से उसकी साफ सफाई और खुदाई, और वो भी खूब गहराई तक खुदाई हमने इतना करा दिया कि भविष्य में उसको कोई कब्जा ना कर पाए या उसकी मिट्टी डाल के उसको पटाई ना कर पाए 10-20 साल तक आगे। तो उसमें चूंकि पहले क्या था कि जैसे ही पानी उसमें भरा रहता तो लोग फसल की सिंचाई के लिए उसका उपयोग कर लेते थे, पानी बोलने वाला कोई रहता नहीं था, तो भाई सरकारी जमीन है तो पानी खींच लेते थे। फिर मैंने क्या किया, कुछ युवाओं को हमने लगाया, 5-5 लोगों का, कि जो पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और साथ साथ में शाम को खाली इधर उधर घूमते फिरते थे। वो 5-5 4-4 के एक क्लस्टर बना के उन लोगों को मैंने उन तालाब के कह दिया कि इसमें आप मछली डाल लो, इससे जो आपकी अर्निंग होगी आप लोग अपने हिसाब से बांट लेना। तो हमारा मकसद तो यह था कि उस खेत की पानी को सिंचाई के लिए मैंने तालाब को खाली ना कोई कर पाए। हम मना करेंगे तो मुंह फूल जाएगा, क्योंकि हम कह रहे आप मना कर रहे हो और सबको मना करो, लेकिन अकेला और कहाँ 5 लोग। तो पता चला वो 5 भिड़ गए कि अब इसमें से सिंचाई नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें मछली डाल रखा है। तो अब मजबूरी में उनको है, तो वो अपना बोरवेल या जो भी जिससे भी माध्यम से, तो पानी हमारा एकदम वाटर लेवल मेंटेन रहने लगा। उस पानी खाली चाहे कितना भी गर्मी हो, हमारा कोई भी तालाब सूखता नहीं है। सर एक और चीज, आपने सर जीआईएस मैपिंग के बारे में बताया जो कि आपने आपके विलेज की कराई, सर इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे कि आपने ये क्या बजट एक्चुअली इसका मैं रखा, कितना कॉस्ट गया और आपने कैसे कितने दिनों तक इसको कराया और ये प्रोसीजर ने कितना टाइम कंज्यूम किया? अब ये दरअसल जब मैं पुनसरी गांव गया हुआ था वहां पे विजिट करने के लिए, तो वहाँ जो हिमांशु पटेल जी सरपंच हैं उनसे मेरी वार्ता हुई। तो हमारा मैंने टारगेट था पहले कि यूपी में तो कोई गांव ऐसा था नहीं कि जिसमें वाईफाई लगा हो, सीसीटीवी लगा हो या नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ हो। 2016 तक का ये था। दिल्ली एक कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे मैं गया तो वहां ये था कि पूरे इंडिया से हर स्टेट से एक एक 2-2 सरपंचों को बुलाया गया, तो यूपी से कोई सरपंच ऐसा नहीं था जिसको वहां स्टेज पे जगह मिले। तो उसी समय हमारे दिमाग में एक आया कि क्यों ना अपने यहाँ भी एक मॉडल खड़ा किया जाए, कम से कम अगली बार हम भी वहां जाके अपनी बात रह सके ना, यूपी में भी ऐसे गाँव है। तो उनके यहाँ जब मैं गया, उनसे मिला, वही मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो मैंने उनसे टाइम लिया, गाँव पे गया। तो जब उनसे मैंने पूछा तो वो बताया कि देखो गाँव में आपके यहाँ जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि जमीन से लेके, अपने यूपी में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जमीन को लेके किसी को पता ही नहीं कि हमारी जमीन कितनी लंबी कितनी चौड़ी है। उसके लिए लेखपाल के पास जाना है, लेखपाल के पास जाएंगे तो बिना चढ़ावा के वो तो अपना नक्शा ही नहीं खोलेगा, और प्रधान भी कतई नहीं चाहेगा कि लोग अवेयरनेस हो जाएं, क्योंकि जागरूक हो जाएंगे तो प्रधान को पूछेगा कौन। तो उन सब चीजों को, और गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि बंजर कहाँ पे है, तालाब कहाँ पे है, चकरोड कहाँ है, नाली कहाँ, चक नाली कहाँ पे है, खेल मैदान कहाँ पे है, खलिहान कहाँ पे है। तो ऑलरेडी 132 की जमीनें हर ग्राम पंचायत में सुरक्षित रहती हैं कि चारागाह, शमशान घाट, इस तरीके की जमीन। और उन सब सारी चीजों को मैंने जीआईएस मैपिंग के लिए फिर उनसे अपना कांटेक्ट किया। तो एक कंपनी अहमदाबाद की थी, उनको फिर हमने हायर किया। तो करीब 4 लाख रुपया उसमें मेरा खर्चा आया। वो लोग गांव में आए और आके डोर टू डोर उन्होंने सर्वे किया, और जो गांव का कैडेस्ट्रल मैप था उस मैप से मैपिंग किया, और फिर सैटेलाइट से भी उन्होंने मैपिंग किया, और जो भूलेख था, भूलेख के माध्यम से उस गांव के हर गाटे में उन्होंने उस खेत का डाटा फीड किया। और जो हमारे घर का था, गांव का जो आबादी के एरिया था, उसका भी हर घर का मैंने मैपिंग कराया कि ये गांव, मतलब मेरा घर है तो कितने बाई कितने का है, और वो एक फ्लोर है कि 2 फ्लोर है। उसमें यह था कि जैसे हम प्लानिंग में थे कि गुजरात है, चाहे महाराष्ट्र है, या कई स्टेट ऐसे हैं, आपका केरला वगैरह, वहां पे लोग टैक्सेस देते हैं ग्राम पंचायतों को। हमारे यहाँ तो बहुत जीरो है। यहाँ तो हम अगर टैक्स का नाम ले लेंगे तो गए काम से, फिर दोबारा तो कुछ होना नहीं है। तो उस समय मैंने प्लानिंग किया टैक्स भी नहीं देते हैं। अरे कोई टैक्स नहीं देते हैं, वो तो फिर नाम ले लिया टैक्स का, तो 7 पीढ़ी में कोई सदस्य नहीं जीतेगा। तो वो आगे की हमने सोच के प्लानिंग की थी कि कल को अगर जैसे वहां पे क्या है कि अगर कोई घर बनाना चाह रहा है तो एनओसी दो, 5,000 रुपये पंचायत को जमा करो। तो वो भविष्य के लिए प्लानिंग किया था, लेकिन अब वो उतना लोगों को समझ में नहीं आया। खाली इतना जागरूक लोग हो गए कि जीएस लैंड और अपने खेतों को मेजरमेंट, वो सब सारी चीजें वो करने लगे। उनको पता हो गया कि हमारा खेत इतना लंबा इतना चौड़ा है, तो आज के डेट में इतना है, तो मेरा इतना रकबा कम है। तब वो लेखपाल के पास जाते थे कि मेरे में इतना कम है तो मैं इसके लिए क्या करूं।
आप चलो तो लेखपाल को वाला समस्या खत्म हो गया, लोगों को जानकारी हो गई और जो पूरे गांव में चर्चा होने लगा कि अरे फला आदमी ने तो सरकारी जमीन जो तालाब कब्जा कर रखा है वो तो सरकार की है, इसकी तो है ही नहीं है। तो वो डर के मारे वैसे ही एक दो लोग का खाली कराए, वो फिर अपने आप सब छोड़ के भाग खड़े हुए कि ये तो अब बचेगा नहीं। ये तो गाँव का बच्चा बच्चा भी आदमी जान गया, राह चलते बोलता था अरे भाई आपने तो तालाब कब्जा किया, बस प्रधान जी अब की आप ही के ऊपर भिड़ने वाले हैं। तो सरकारी, चूंकि जब सरकारी मशीनरी खाली कराती है तो वो खाली कराने का भी पैसा लेती है, जुर्माना अलग लगाती है, तो स्वेच्छा से खुद ही छोड़ भाग खड़े हुए इसमें। लगभग 90% जमीनें आज हम गवर्नमेंट की खाली करा चुके हैं पूरे गांव में। सर आपने ये तो विलेज उससे ज्यादा डेवलप फायदा आपने लिया सर, ताकि वो जगह जो खाली हो चुकी है उस पे आप और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला सकते हैं और आप चला भी रहे हैं। सर मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, सर जैसे जी। कि क्या आपने गांव में ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है जिससे कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म अपन ने प्रिपेयर किया और लोगों को फ्री ऑफ सर्विस या फिर कम चार्जेस में अपन वो सर्विस सभी लोग अवेल कर पा रहे हैं गाँव से? अब देखिए हमारे यहाँ तो विदाउट सर्विस है, क्योंकि सर्विस के लिए मैंने प्लान किया, महाराष्ट्र में एक गाँव गया था पटोदा, वहाँ का यस सिस्टम सर, हमको एक्चुअली बहुत पसंद हाँ आया। हाँ बिल्कुल जी, और उसी कारण मैं वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो मैं गया था, तो जो वहाँ जो सरपंच साहब है वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनके यहाँ 2 दिन रहा। वो तो बेचारे वहीं पंचायत भवन में सोते भी हैं, वहीं भोजन भी करते हैं, लेकिन बैड लक ये रहा इस बार कि उन गांव वालों ने उनकी बेटी को चुनाव हरा दिया। देख लिया। इस बार वो चुनाव हार गए, बेचारे 25 साल से रहे और उन्होंने उतना त्याग शायद ही कोई सरपंच करेगा कि घर बार छोड़ के पूरा परिवार वो गांव के भलाई में लगे रहे। वो मॉडल मैंने अपने यहाँ प्लानिंग किया लाने के लिए, और ये 1 महीना माथापच्ची किया, लोगों से घर घर गया, मिला। तो जिस घर के साल भर का खर्चा 40,000 रुपया है, आटा पिसाई, तेल पिराने का, पानी का, इन सब चीजों का, वो आदमी 40,000 वाला आदमी 5,000 रुपया सालाना नहीं देने को तैयार हुआ। वो कह रहा सरकारी मतलब फ्री, और पैसा लेना है तो फिर भागो यहाँ से, हम तो जाएंगे, हम बाहर वाले को दे देंगे, तुमको सरकार वाले को तो नहीं देंगे। तो वो प्लान हमारा था, उसमें किस तरीके से किया जाए, तो वो फिलहाल 1% नहीं आया। पता चला है उसके चक्कर में हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अब क्या कि जैसे वाईफाई हमने फ्री किया हुआ है, और जो हमारा ओपन जिम जैसे लगा है, ओपन जिम फ्री है, पार्क फ्री है, हर्बल पार्क में लोग आते जाते हैं, वो भी मतलब कोई चार्जेस नहीं है। भैया अपना है यूज, बस साफ सफाई रखो, नुकसान ना करो हमारा बस। क्योंकि चार्ज देने के नाम पे 1% भी लोग तैयार नहीं। उनका ये सरकार का है तो मतलब फ्री ऑफ कास्ट। सर बिल्कुल सही बात है, धारणा बदलने की ज्यादा जरूरत है और आई थिंक जिस जी दिन ये बदल जाएगी उस दिन डेवलपमेंट को वैसे भी कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ सर एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि हमारी एक साथी दिशा अग्रवाल जो कि अभी उपस्थित नहीं है मीटिंग में, वो जी आंध्र जी प्रदेश में एक किसी ग्राम पंचायत में विजिट के लिए गई थी और उसने वहां पर देखा कि वहां ग्राम पंचायत में आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी कार्य थे, तो वहां के जो हम्म सर प्रधान जी थे वो लोग उसको फ्री सर्विस देते थे। लेकिन सर आपको पता होगा, मैंने भी हम्म पर्सनल घर का एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा, या गाँव में आधार कार्ड से हम्म बहुत से काम अभी हो रहे हैं, लेकिन हम्म गांव वालों को इतनी समझ नहीं होती है, वो जागरूक नहीं होते हैं, वो ऑनलाइन चीजों को इतना यूज नहीं करते हैं और कुछ इश्यूज गवर्नमेंट के कारण भी है कि हम रियली खुद से अपडेट चीजें नहीं कर पाते हैं। तो ग्राम पंचायत ये आधार कार्ड से रिलेटेड छोटा सा काम कराने के लिए जब हम कियोस्क बैंकिंग या किसी इंटरनेट कैफे वाले के पास जाते हैं तो वो 100 रुपए मिनिमम चार्ज करता है, 150 रुपए चार्ज जी करता है, जबकि 100 उसकी रुपया पेमेंट मात्र 10 रुपए होती है। आई थिंक आपको अच्छे से पता है, मुझे हाँ पता नहीं, हाँ, सरकारी फीस 10 लेकिन रुपया मतलब है उसका। उसके लिए वो 110, 120, 150 रुपए ले रहा है। और जी जी यहाँ तक कि अगर किसी को नया आधार कार्ड मंगवाना है, आई थिंक वो सर्विस फ्री है या 25 रुपए चार्ज है उसका, मुझे एग्जैक्टली 25 नहीं पता। रुपये उसका 200 या पहले 250 था। रुपए, उसका 200 या 250 रुपए लेते हैं सर। जबकि जी जी हमको उसे ये भी पता है कि मनरेगा के थ्रू जो इंसान काम कर रहा है उसको 190 रुपीज पर डे का मिलता है। एमपी का मुझे मालूम है, 204 मुझे हो यूपी का नहीं मालूम, वो 204 जो भी थोड़ा ये 204 सर रुपया थोड़ा हो गया। डिफर करेगा रेट। हमारे मध्य हम्म प्रदेश में मैंने हमारे गांव में पूछा था 190 रुपीज उन्होंने बताया था। तो हम्म सर जो एक दिन की कमाई वो आधार कार्ड में इन्वेस्ट कर दे रहा है। अगर आई थिंक ऐसा इनिशिएटिव आप आपके विलेज में ले तो ये प्रार्थना है मेरी, अनुरोध है आपसे कि आई थिंक हाँ, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा गांव के लोगों के लिए। और नहीं सर मैं ये जानना चाहूंगा जी जी प्लीज सर आप कुछ बोल रहे अभी देखिए, हाँ अभी क्या था कि मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीजें रखी थी अपने यहाँ। मैंने गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर अपने यहाँ खुलवाया था, और उसमें मैंने क्लियरली कर दिया था कि कोई भी चीज है जो आपको यहाँ सरकारी रेट पे मतलब फ्री ऑफ कास्ट नहीं है, 10 रुपया है तो 10 रुपया ही आपको देना रहेगा, लेकिन हम फ्री आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो शुरू में क्या था कि लोग जिद के मारे जो है कि नहीं हम तो जो है इसको आप क्या नहीं कराएंगे, आप पता लगे सही करोगे कि नहीं करोगे। तो उनको क्या था कि हम जहाँ पैसा देंगे 100 रुपया देंगे, उसकी 100% सिक्योरिटी है, और हमारे वालों को थोड़ा उनको दिक्कत होती थी। तो हमने सबसे पहले अपने गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर खुलवाया, और गांव में ही HDFC बैंक का वो कियोस्क ले लिया यहाँ पे ही,
कि लोगों को यहीं पे ही पैसे, जैसे बाहर जाते थे निकालने तो उनको 10 रुपया, 1,000 अगर निकालना तो 10 रुपया ले लेता था, लेकिन हमने अपने यहाँ उनको कहा कि भाई जो ये भी रुपया चार्ज नहीं है, तो वो हमने अपने गांव में ही स्थापित किया, जो आज के डेट में हमारी पंचायत में चल रहा है। वहाँ फिक्स रेट लिखे हुए हैं कि आपको इतना देना ही देना है, उसकी पंचायत की रसीद बकायदा कटती है, और उस रसीद को फिर अपने हम रूपक साथ काट के अपने हम पंचायत के खाते में जमा करते हैं, वो एसआर में हमारे वो जमा होता है। तो उनको सारी चीजें वहां आने के बाद में, तो जब वहां आता है वो आदमी, तब वो अगला जब वो देखता है कि पूरी दीवारों पे हमारे वॉल पेंटिंग है कि वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन, इन सारी चीजों पे ये रेट है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो उसको एक आता ये काम से है, लेकिन वहां उसको 50 काम दिख जाते हैं। अच्छा तो मेरा ये भी हो सकता है, तो मेरा ये भी हो सकता है। तो 5 मिनट के लिए आया और 20 मिनट टाइम देके गया, लेकिन कुछ ना कुछ सीख के यहाँ से गया और 4 लोगों को फिर बता के वापस लेके आता है वो। तो पंचायत भवन में ही सारी हमारी व्यवस्था एकदम उनको कंप्लीट है, और एकदम एयर कंडीशन पंचायत भवन है, और पूरा कारपोरेट मॉडल का मीटिंग हॉल हमारा, पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रोजेक्टर, सारी चीजें एकदम व्यवस्थित हैं। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि सरकार का है, आधे से ज्यादा लोग तो कहते हैं तो ग्राम प्रधान जी का ही क्योंकि वो पंचायत भवन है हमारा। नहीं सर, एक्चुअली तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है, क्योंकि सर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस इनिशिएटिव से एटलीस्ट पर पर्सन जो विलेज में रह रहा है उसका 200 रुपीज पर मंथ का सेव हो रहा होगा, आई थिंक, कम से कम। हाँ बस, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं हैं और पीडीएस जी जी सिस्टम में जी हम जाते हैं, हर जगह जी हमको आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये डॉक लगाने होते हैं। तो अगर ये जी जी बहुत जी ही जी रीजनेबल प्राइस में हो रहा है तो सर इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। हाँ, अब आधार का और देखिए, अभी आधार का तो नहीं हो पा रहा इसमें, क्योंकि देखिए आधार के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजी पहले तो था, इस समय गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, फिर बीच में ब्लॉक को दिया, फिर उन्होंने बैंक को दे दिया। अभी उन्होंने अलग अलग जगहों पे थोड़ा दूर दे, तो वो अभी आधार की करंट टाइम में किसी भी गांव में नहीं मिलेगा। वो एक सेंटर उन्होंने बना दिया 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की करेक्शन है या जो भी कराना है, लेकिन उसमें भी अभी है कि एक वहां पे वो लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। पहले हमारे पास फैसिलिटी थी अब उस चीज की यहाँ पे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ही बंद करी है, सबको फ्रेंचाइजी वो नहीं दे रहे हैं। सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि सर आई थिंक 15 फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है हर जगह। जी जी। तो सर ये जो फाइनेंस, एक्चुअली सर मैं इसका बेसिक जानना चाहूंगा कि ये फाइनेंस कमीशन जब इम्प्लीमेंट जब ये होता है तो इससे जो फंड रिलीज होता है तो जी उसको जी। किस प्रकार से यूज करते हैं, या फिर जैसे कि अभी यूपी में जो चुनाव हुए तो उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन से पेमेंट आना स्टार्ट होगा, तो जो 14 हम्म। फाइनेंस कमीशन था उसका फंड कैसे आप यूज करते हैं, और एक साथ आप कौन कौन से टर्म के फाइनेंस कमीशन का फंड यूज कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो जी। अब देखिए, जैसे हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, एक पंचम वित्त का है और एक 15वें वित्त का है। जो 14वें वित्त था उसी को अब उन्होंने 15वें वित्त में कन्वर्ट कर दिया। और उसके जैसे अभी 15वें वित्त में क्या है कि टाइड और अनटाइड फंड है, उसमें बाकायदा गाइडलाइन है कि टाइड और अनटाइड में क्या है कि 50% हमको स्वच्छता से रिलेटेड पे खर्च करना है, और 50% में हमको वो भी स्वच्छता से ही रिलेटेड, जैसे नालियां बनानी है और डस्टबिन लगाने हैं, ये सब सारी चीजें उसमें करने हैं। इंटरलॉकिंग कहीं पे किसी का शोक पीट बनाना है, पंचायत भवन को भी उसमें बताया है कि पंचायत भवन में भी आपको प्राथमिकता के आधार पर काम करना है, स्कूल में भी काम करना है। इन सब चीजों को बाकायदा गवर्नमेंट ने डिसाइड करके गाइडलाइन दे रखा है। जो हमारा पंचम वित्त है, उस पंचम वित्त में 50% हमारा जो उसमें जाता है कि निर्माण कार्य के लिए है नया काम, और 50% में हम मरम्मत का काम करते हैं। उसमें प्रधान की सैलरी भी है, और ग्राम पंचायत का जो रख रखाव का मेंटेनेंस का 15,000 रुपया रहता है, स्टेशनरी वगैरह का है। इसके अलावा कोई कार्यक्रम होगा, टेंट वगैरह, इन सब यूज के लिए है। और कोई नाली मरम्मत कराना है, कहीं खड़ंजा उजाड़ के सही कराना है, इस सब चीजों का जो है उसमें आधे में ये काम करना है मरम्मत, और आधे में निर्माण कार्य करना है। तो ये डिसाइड है उसमें गाइडलाइन में कि ये काम है, वही काम किया जाता है। और जो हमारा जी जी, यस सर, प्लीज आप बोलिए। एक जो हमारा ओएसआर जनरेट होता है, तो उस ओएसआर को हमारा क्या रहता है कि उस पर कोई गाइडलाइन नहीं लागू होती है, जो हमारी स्वयं की आया है। कभी से हमारा शुरुआती में पिछले साल 22,650 रुपए का हुआ था तालाब की नीलामी से, और इस तरीके से। अब इस साल के लिए हमारा टारगेट है कि उसको और उससे ऊपर बढ़ा के करें। इसके पहले 13,500 रुपये था। तो उस पैसे को क्या है कि हम किसी के व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक उपयोग की कोई भी काम कर सकते हैं, जिसमें ये हमारा टाइड एंड टाइड या पंचम वित्त का कोई जियो लागू नहीं होता है। कुछ भी हम काम कर सकते हैं जो पब्लिक के फायदे के लिए हो। सर एक मैं प्रश्न पूछना आपसे चाहूंगा, एक्चुअली ये थोड़ा क्यूरियस हूँ, मुझे मिला नहीं इसका कहीं आंसर। तो सर जो प्रधान और पंच, जो पूरी टीम जो ग्राम पंचायत लेवल पे काम करती है, तो सर इनका जो मानदेय या सैलरी वगैरह होती है सर, ये मतलब कैसे इशू होती है सर? ये सिर्फ प्रधान जो होता है उसको 35 रुपये महीने का चार्ज है, वो हमारे इस पंचम वित्त से मिलता है। 35 रुपये में महीने भर का उसका मानदेय है। और 5,000 रुपया कैश इन हैंड हम लोगों के पास में ये है, शासनादेश में है कि ग्राम सभा में किसी व्यक्ति की, कोई ऐसा गरीब आदमी है, अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है, उसके पास दाह संस्कार के पैसे नहीं है,
या कोई गरीब आदमी है जिसको खाने के लिए मतलब कोई उसके पास राशन कार्ड वगैरह नहीं है, वो भूखों मर रहा है, उसको हम दे सकते हैं। बीमार है, उसके पास पैसा नहीं, तो 5,000 रुपए की हेतु राशि हम उसको ग्राम पंचायत से दे सकते हैं। राजवित्त से प्राविधान है इसमें। तो सर जो सरपंच की जो मतलब जो सरपंच का जो मानदेय होगा प्रधान का, तो वो मतलब जो गवर्नमेंट का जो फंड आता है ग्राम उसी पंचायत में से डेवलपमेंट के, उसी में मतलब उसी से अपन हाँ निकाल सकता है। साल में एक बार आप हाँ ले सकते हैं, मतलब जो भी ना ना, प्रधान जी होंगे। अब वो 35 रुपया एक हर महीना है हमारे यूपी में। हर महीने निकलता है वो? हाँ, 35 रुपये हर महीने का है। नहीं सर, एक्चुअली मैं आपसे एक प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद मैंने राया विलेज का देखा था, जो मतलब जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने 42,000 रुपए आई थिंक विड्रॉल किया हुआ है प्रधान के मानदेय के नाम पर। तो जी एक बार में निकाले होंगे, पूरे साल का एक बार निकाले होंगे वो। जी 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 ओके। सर एक क्वेश्चन और जो अंतिम है, सर मैं हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने किस प्रकार से आपके गांव में इस पर काम किया हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ क्या था कि हेल्थ जो सबसे बड़ा इशू था हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में ही था। और आसपास कोई हॉस्पिटल, हमारे आसपास में कोई हॉस्पिटल जितने 5 किलोमीटर दूरी पे हॉस्पिटल है हमारे यहाँ। तो सबसे ज्यादा समस्याएं क्या है आज के डेट में यूपी में, हेल्थ से रिलेटेड है। अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, और या तो उसमें तबेला खुला हुआ है या तो जंकार है। उसके लिए सबसे पहले मैंने फोकस किया था कि गांव में किसी भी तरीके से हॉस्पिटल बनाया जाए। तो वो काफी भाग दौड़ करने के बाद में कामयाब नहीं हो पाया हमारा, और चूंकि सारी चीजें हम कर ले गए थे, हॉस्पिटल ही एक हमारे गांव में रह गया था। उसके लिए क्या है कि हमने फिर अपने व्यक्तिगत धनराशि से अभी गांव में एक 2,000 स्क्वायर फुट का हॉस्पिटल बनाया है। और अभी 2 महीना पहले बना के उसको हमने बकायदा स्टेट गवर्नमेंट को इस शर्त के साथ स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर मैंने दिया कि ये मैं आपको दान देना चाह रहा हूं, लेकिन इसमें अगर आप सरकार की तरफ से इसको अधिग्रहित करते हो, स्टाफ अगर आप दें, तो मैं इस शर्त पे आपको निःशुल्क दूंगा। अगर आप ना कर पाए तो फिर बताइए, हम प्राइवेट भी अपना अलग से डॉक्टर या जो भी है पंचायत की तरफ से या चैरिटी की तरफ से उसको हम संचालित करें। तो अभी तो आश्वासन हमको मिला है कि नहीं, इसको हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में हायर कर लेंगे, और हायर करते हुए एक डॉक्टर और 3-4 का स्टाफ हम परमानेंट आपको वहां पे देने जा रहे हैं। तो वो प्रोसेस चल रहा है, सीएमओ वगैरह की रिपोर्ट चली गई है। तो गांव में हॉस्पिटल भी हमारे पंचायत भवन के जस्ट बगल में 2,000 स्क्वायर फुट का पूरा टेलीमेडिसिन का और सारी चीजों का बन के एकदम तैयार है। सिर्फ डॉक्टर्स और स्टाफ के आने की कमी है वहाँ पे। तो सारे हेल्थ से रिलेटेड इशू भी अपना हमारा सॉल्व हो जाएंगे वहीं पे। थैंक यू सो मच। सौरभ जी, क्या हमारे पास अगर थोड़ा और समय है तो सर एक अंतिम क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ये कन्वर्सेशन। दिलीप जी, आपका हम 10 मिनट और ले सकते हैं? नहीं, हम भी खाली है, संडे है। 2 बजे तक 2 बजे तक खाली है सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशीष, कंटिन्यू, जल्दी कोशिश करते हैं रैप अप करने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि एग्री जी जी सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि एक्चुअली हमारा जो मतलब हमारा जो यहाँ पे इंगेजमेंट चल रहा है राया विलेज में, तो हमारे मुख्य सेक्टर जो थे, एक तो यूथ वाला था और एग्रीकल्चर भी था। तो सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से स्टेप्स आप लोग और उठा रहे हैं वहाँ पे? क्या डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स पे मतलब बिलीव कर रहे हैं कि एक ही मतलब एक साथ हम 3-4 फसल उगाते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर मतलब आप ऑर्गेनिक खेती की ओर वहाँ पे विलेज जा रहा है? मतलब किस प्रकार का पैटर्न आपके गांव में फॉलो किया जा रहा है? अब देखिए, अभी क्या है कि हमारे गांव में जो अभी हमने शुरुआत कराया तो कैश क्रॉप की तरफ हमने फोकस किया है। तो उसमें अभी मेन तो जो आया था कि सिर्फ सब्जी की तरफ ही लोग भाग रहे हैं। बकिया चूंकि केवी क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे गांव से 6 किलोमीटर दूर है। कई हमने मीटिंग्स करा लिए, ट्रेनिंग करा दिए, और कृषि विज्ञान केंद्र का फार्म हाउस मेरे गांव से सटा हुआ है, बगल में है। सारी चीजें वहाँ दिखाने के बाद भी लोगों को क्विक मनी पे चाह रहे हैं, मतलब तत्काल उनको पैसा चाहिए। उनको ये कि 1 बीघे में हमको 8 कुंटल 10 कुंटल धान पैदा हुआ वाला हमको चाहिए, वो लॉन्ग टाइम वाला नहीं अभी उनको विश्वास हो पा रहा है। अब जैसे पिछले साल मैंने एक आदमी को मटर की खेती कराई, 1 बीघे में उसने 72,000 की कमाई की मटर से। अब उसको मैंने लोगों को समझाया कि भाई 1 बीघे में कितना कमाते हो, तो उसने कहा साहब इतना इतना जोड़ घटाए तो पता चला कि कुल मिला के 25 से 30,000 रुपया। मैंने उनको एग्जाम्पल दिखाया कि भाई देखो, ये तो 72,000 रुपया कमा के बैठा है। तो बोले हाँ सब सही है, लेकिन 72,000 कमाया है तो ये 24 आवर अपने खेत में रहता था। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नीलगाय की। नीलगाय के नाते कोई फसल नॉर्मली हो नहीं पाती। तो वो बोले अरे तो 24 घंटा खेत में रहता था, इसने चारों तरफ खेत से फेंसिंग कराया, नीलगायों से 24 घंटा रखवाली कर। तो वो अब वो हम थोड़े करने जाएंगे, इतना हमको पैसा का लालच नहीं, हम तो इसी में खुश हैं, हम तो आगे नहीं जाएंगे। अब ये सब्जी वाले का हमने कराया, तो सब्जी वाले में परिवार पूरा खुश है, सब खुश है, यहाँ तक कि वो आदमी भी खुश है।
बस उसको समस्या क्या है कि बॉम्बे में रहता था, वो 500 रुपया रोज दिहाड़ी में कमाता था, शाम को 100 रुपया खाने में और 100 रुपया दारू में खर्च करता था, वो आराम से घूमता था जुहू चौपाटी। यहाँ तो अगर वो सब्जी बेच के 500 लाया तो घर पहुंचते ही बीवी पहले पैसा ले लेती है, और दारू पीने को जब मांगता है तो वो दारू पीने भी मनाही है, हर तरीके बड़े मुश्किल से चोरी करके दारू पी के आता है। वो घर वाले अलग से उस पर नाराज होते हैं। वो ये सोच रहा है कि तो प्रधान के चक्कर में फंस गया, लेकिन और लोग तो खुश हैं कि नहीं भाई, तो घर में है, परिवार में है। वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं अपने परिवार में हूँ। मैं मुंबई रह के भी 10,000 कमाता था, और आज के डेट में मैं गाँव रह के 20,000 कमा रहा हूँ, लेकिन अब उसको ग्लैमर चकाचौंध जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिल रहा। तो वो अभी थोड़ा उस मैटर पे धीरे धीरे हम लगे हुए हैं, लेकिन अभी बहुत मतलब ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि क्या है, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ किसान हैं उनको भी वही हाल है, छोड़ो हमको ज्यादा की जरूरत ही नहीं। अब छोटे छोटे किसानों को हमने फोकस किया कि भाई आपको फ्री में हम बीज दे देंगे, आपको सब्जी बीज ले आइए, और आपको जो भी दीजिए हम सुविधा दे देंगे, आप बाद में हमको पैसा दे दीजिएगा। तो 3-4 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा इस तरफ इंटरेस्टेड हुए हैं देख के। बकिया तो अभी से पहले गन्ने की खेती होती थी हमारे यहाँ, वो भी अब बंद हो गया क्योंकि मिलें बंद हो गई, सारी चीजें हैं। तो अभी काला नमक पे फोकस हमारे जिले का, चूंकि वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वाले में है हमारा, काला नमक भी लोग नहीं चाह रहे, इस नाते कि उसका प्रोडक्शन कम है। 1 बीघे में 3 कुंटल 4 कुंटल पैदा होता है, हाइब्रिड 1 बीघे में 8 कुंटल पैदा होता है, तो हाइब्रिड की तरफ भाग रहे हैं वो। जबकि काला नमक आज के डेट में हमारे यहाँ 10,000 रुपया क्विंटल है, लेकिन वो लेट वैरायटी है और उसपे उतना पेशेंस नहीं है, उनको क्विक वाला चाहिए तत्काल में चाहिए, तो हाइब्रिड की तरफ वो भाग रहे हैं। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि सर मनरेगा है, ये अपने आप में एक सागर सा है जहां तक मेरी समझ है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जी सर प्लीज सर रिपीट कीजिएगा प्लीज। मनरेगा तो एक ऐसा माध्यम है कि अगर उसको कोई भी ग्राम प्रधान अगर समझ जाए तो वही है कि ना, मतलब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास लेबर होने चाहिए। अब एक समस्या और आती है कि आज के डेट में सरकार दे रही 204 रुपया, वो बाहर मजदूरी उनको प्राइवेट में मिल रहा है 300 रुपया। तो नरेगा में मजदूरी की सबसे बड़ी समस्या मजदूरी मिलने की है। अब हमारा जो पिछली बार फायदा हुआ, क्या हुआ कि लॉकडाउन हुआ और पूरा जो 10 साल से गाँव नहीं आया तो भाग के गाँव आ गए, उनको खाने के लाले पड़े थे, वो जाए तो कहाँ, वो मजबूरी में 201 रुपए में काम किया उन्होंने। लेकिन ये कि काम हमारा हुआ और लोगों ने मैंने माइक से अनाउंस कर दिया कि जो भी है हाथ पैर से चलने लायक है वो सब आ जाओ काम पे भाई। हमारा क्या था कि एक ही साथ में 4 साल का काम एक साथ में हो गया। जो सड़क कभी पटने में दिक्कत होती थी, लोग विवाद खड़ा कर देते थे, यहाँ काम शुरू हुआ, वो देखे 200 का हुजूम, तो डर के हमारे विरोध करने नहीं आए भी तो हमने कहा साहब लॉकडाउन बड़ी समस्या है और हमारे लेबर बेरोजगार हैं, खाने के लाले पड़े हैं, ये फलाने विवाद खड़ा कर रहे हैं। पुलिस फोर्स एसडीएम पहुंच गए तुरंत आनंद फानन में, तो वहां पे है। तो एक सबसे बड़ी समस्या रही कि जो मार्केट रेट है और जो हमारे गांव का सरकारी रेट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ वही मनरेगा में काम करने की इच्छुक होता है जो घर से घर का रहता है, सोचते चलो टाइम पास करने चलना, क्योंकि जो उसमें फिक्स है कि इतना घन मीटर हमको काम करना है, उसका आधा भी लोग नहीं करने को इच्छुक होते हैं। सर एक समस्या है जो कि बहुत जेन्युइन भी है ये, और इसके कारण कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। और जैसे कि जहां तक मुझे थोड़ा उसके बारे में पता है कि मशीनरीज का यूज भी थोड़ा उसमें लिमिटेड होता है कि जो नॉर्म्स है सरकार ने दिया है कि अगर आपको इतने लोगों को एम्प्लॉय, एक पर्टिकुलर जैसे कि अपन को तालाब खुदवाना है तो आपको इतना मशीनरी से आप इतना पार्ट करा सकते हो और बाकी अपन को मेन पावर का यूज करना है। नहीं, मशीनरी का नहीं है, तालाब खुदाई में मशीनरी का उपयोग का कहीं गाइडलाइन नहीं सर, सिर्फ मैं एक जनरल सेंस में बता रहा था कि कुछ ऐसे कार्य हैं आई थिंक मनरेगा के जहाँ पे मशीनरीज को यूज करने का आई थिंक कुछ पैमाना सेट है सरकार की तरफ से। हाँ, जैसे चक्रोड है, हाँ जैसे चक्रोड है, अगर चक्रोड हम पटा रहे हैं और बगल में हमको मिट्टी की जरूरत है, किसान विरोध कर रहा है कि हम मिट्टी अपने खेत से नहीं देंगे, या फिर मिट्टी हमको ज्यादा चाहिए, अगर हम ज्यादा खोद देंगे तो किसान के खेत में गड्ढा हो जाएगा, उस केस में हम वो ट्राली से बाहर से हम मिट्टी लाके उसमें हम डाल सकते हैं। लेकिन तालाब की खुदाई वगैरह में ट्रैक्टर वगैरह कहीं यूज कर नहीं है। सर एक चीज और, क्या मनरेगा में आपने कभी लिमिटेशन ऑफ फंड देखा है कि हम गवर्नमेंट मतलब आपके पास प्लान अवेलेबल हो और सरकार डिनाई कर रही है कि नहीं हम इससे ज्यादा आपको अप्रूवल नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हमारा नहीं उसमें क्या है कि हमारे पास जितने जॉब कार्ड हैं उस जॉब कार्ड के हिसाब से हमारा लेबर बजट बनता है। जैसे हमारे पास 618 जॉब कार्ड है, 618 जॉब कार्ड है, लेकिन उसमें से एक्टिव है क्योंकि बहुत से लोग मर गए या कुछ कारणों से उनका बंद हो गया, तो आज के डेट में करीब 350 के आसपास हमारे एक्टिव जॉब कार्ड हैं। तो हमको ये मालूम है कि 70 लाख रुपए का काम मैं एक साल में ग्राम पंचायत में काम करा सकता हूँ। तो मेरे पास लेबर बजट जो है वो करीब 70 लाख रुपए का है सालाना।
तो उसमें कभी कोई कमी नहीं आती है कि बस पेमेंट का थोड़ा इशू था कि पहले पेमेंट 4-4 महीने पे 3-3 महीने पे पेमेंट आता था। अब कच्चे वर्क पे, मिट्टी के वर्क पे दिक्कत नहीं है, पक्के वर्क पे थोड़ा दिक्कत है कि जिससे हमको 60-40 का रेशियो मिलता है। तो हमने अगर 6 लाख का काम कराया मिट्टी का तो 4 लाख रुपया हमको पक्का मिलता था, जिससे कि हम गांव में इंटरलॉकिंग हो गया या पुलिया हो गई, नाली हो गई, कुछ भी काम करा सकते हैं। वो पैसा हमको थोड़ा डिले में आता है कि आज हमने काम करा दिया, 2 महीने में आएगा, 3 महीने में, 6 महीने में, कोई पता नहीं। तो लोग उस वक्त घबराते हैं कि मिट्टी वाला काम करा लो और ये छोड़ो, इसमें तो पैसा ही लेट में आता है। लेकिन लेबरों का पैसा इस समय टाइम ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन या ज्यादा 1 हफ्ते में आ जा रहा है। तो सर क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ जी को धन्यवाद करना पाटिल चाहूंगा जी, कि एक सवाल मेरा है, वो जी जी मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछिए। अरे एक दिन हम बात कर रहे थे कि वेबिनार में बात हो रही थी, जी। तो वो जो मनरेगा वाला, मनरेगा में अभी कितना पेमेंट है पर डे का? 200 समथिंग ना? 200, हाँ 204 रुपए सर। 204। तो वो ये कह रहे थे कि मनरेगा के में जितने पैसे पेमेंट होते हैं, कितने में तो मजदूर मिलता ही नहीं गांव में। हाँ, वो तो मैंने बताया अभी सर कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि गांव में 300 से नीचे लेबर नहीं मिलता है। तो वो क्या करते हैं कि गांव के लोग जैसे ये ना कि एक पार्ट टाइम पास के लिए कि चलो अपना बैठ के और मोबाइल पे गाना सुनते रहेंगे, मतलब जब कोई काम नहीं रहेगा तब वहां पे आते हैं, अगर उनको काम नहीं मिल रहा है, खाली है, तब आते हैं। अब हमारे पास जो एक लिमिट है कि भाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का खड्डा खोदना है, जी, कि मतलब जो गाइडलाइन में है कि इतना बाई इतना एक आदमी को काम करना है, उसका 1/4 भी वो काम नहीं करता है। जी। लेकिन अब जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ लेबर मिल जा रहे हैं, पुरुष वर्ग को बॉम्बे चला गया, महिलाएं खाली बैठी हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो अरे वहां तो खाली मनरेगा में क्या है कि चलो 4 छिटनी फेंक के फिर बैठे रहेंगे तो कुछ तो काम होगा। जहाँ कुछ नहीं सर, वहां तो कुछ तो काम हो रहा है, चलो भाई कुछ तो काम हो जाए, अच्छा, क्योंकि हमको तो अपना टारगेट पूरा कराना है। अच्छा, मैं बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई जी जी। आगे थे मिलने वाले, तो मैं आपको सुन नहीं पाया था, इसलिए मैंने शायद ये रिपीटिशन हो गया आप नहीं नहीं नहीं, ये समस्या है सर, ये हर जगह पे है। और तो गांव में समस्या, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब आपको क्या लगता है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? अब सोल्यूशन का सर ये है कि देखिए गांव में जो शुरुआत में क्या हुआ था कि जब मनरेगा चालू हुआ उसी समय लोगों ने इसको लूट खसोट का जरिया बना लिया। मनरेगा मतलब ये होगा कि काम ना करो, पैसा निकालो। जी जी। मजदूरों को ये लगा कि अरे, जिसे पहले होता था कि शुरू में हम बचपन में देखते थे कि जब एक सड़क की पटाई होती थी तो उसमें पैमाना एक माप करके दिया जाता था कि इतना मीटर बाई इतने मीटर और इतना गहरा आप खोदोगे तब आपको इतना रुपया मिलेगा। लेकिन वो कहता रहे ये तो सरकार का पैसा है, काहे फालतू परेशान हो। तो उसकी मानसिकता, नरेगा का मतलब वो फ्री का पैसा बन गया है मानसिकता लेबरों में। वो काम जो 300 रुपए में वो काम करेंगे उसका आधा भी काम मनरेगा में नहीं करते वो। नहीं तो इसका सोल्यूशन क्या? फिर तो ये पैसा वेस्टेज ही है, मतलब फाइनली क्या है, गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट का क्या पैसा है, हमारा और आपका टैक्स का ही तो पैसा है ना सर। अरे गवर्नमेंट तो, मोदी जी तो हल चलाते नहीं। अब काम तो हो ही रहा है सर, जहाँ सर अब जहां मान लिया जिस रोड को बनाने मुझे 10 दिन लगना है, 15 दिन लग रहे हैं उस रोड को बनाने में, काम तो कराना ही मजबूरी है। हम नहीं कराएंगे तो हमारा रेशियो नहीं मेंटेन मतलब होगा और हमको फिर नाली सड़क खड़ंजा भी बना। ये फीडबैक तो गवर्नमेंट के पास भी जा ही रहा होगा कि ये दिक्कत है, तो गवर्नमेंट कुछ इस पर नहीं विचार कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा पैसा बढ़ाओ इसको? अब सर जब हम लोग को कहीं किसी मीटिंग में बुलाया जाए तो हम लोग उस बात को रखें। अब अधिकारी लोग हैं, अब वो लोग अपना बात किस तरीके से रखते हैं, क्योंकि अभी तो इधर ही पश्चिम में मेरी बात हुई, कई प्रधानों से होती है, वहां तो मनरेगा 0 है क्योंकि 400 रुपया लेबर वहां ले रहा है। अब ये भी कल ही हापुड़ के एक प्रधान ने फोन किया तो हमने कहा मनरेगा में काम वाम कुछ कराते हो? बोला हाँ साहब 3 जॉब कार्ड है पूरे गांव में, 2200 की आबादी है, 3 जॉब कार्ड खाली है उसके यहाँ। मनरेगा में कह रहे हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं करता, 400 रुपया उसको मिलता है, तो वो क्यों जाएगा मनरेगा में 204 रुपए में काम करने के लिए? वहाँ कई जिलों में तो 0 है मनरेगा, मतलब वहाँ कोई काम करने को इच्छुक नहीं है। हमने कहा आप लोग जाओ डीएम के यहाँ जाओ, सब जगह। तो वो बोल रहे कि भाई मैं क्या करूँ, केंद्र सरकार इतना ही दे रही है। तो अब कभी जैसे कोई कमेटी बुलाए या हम लोगों को उसमें जाए तो अब हम अपनी बात रख सकते हैं उसमें। ये समस्या हर जगह है। मेरे गांव की आबादी तो होगी 6-7 हजार, वहां भी एक को आदमी मनरेगा में काम करने को तैयार नहीं। तो प्रधान जी को फिर वही जो भी आपके हथकंडे होंगे प्रधान जी लोगों के वो अपनाते हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ जैसे इस देश में इवन जो हारे हुए एमपीज और एमएलए हैं उन्होंने भी अपनी यूनियन बना रखी है, आपको पता है दिलीप जी? जी जी जी, हाँ मालूम है सर। एक्स एमपीज की एक यूनियन है
है। जी जी मालूम है सर। उनके सचिव महोदय से एक दिन हम लोग एक वेबिनार में थे, तो उनके सचिव महोदय उसमें थे। तो हमने कहा कि भाई कितना जी प्रोग्रेसिव हो गया हमारा देश। तो ये मनरेगा वालों की यूनियन बनवा के इनसे एक मेमोरेंडम दिलवाइए सरकार को कलेक्टर के माध्यम से। अब वो सब देखिए, यूनियन का प्रॉब्लम यह है कि जहां भी यूनियन की बात आ जा रही है तहां आप जानी नेतागिरी शुरू हो जाती है। अब जैसे नहीं, यूनियन का मतलब कि रजिस्टर्ड यूनियन नहीं। उनसे कहिए कि भाई आप लोग सब जाके सब एक चिट्ठी लिखिए, उस पर सब लोग दस्तखत करें, जितने भी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। यूनियन का मतलब जितने भी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनके दस्तखत करवाएं, और वो मेमोरेंडम एक जिलाधीश महोदय के माध्यम से सरकार को दिया है। 2-4 जगह से ऐसा होगा, क्योंकि सरकार को हो सकता है वाकई में पता नहीं हो, क्योंकि है पता तो है सब जगह है सर। पता तो सब जगह है, लेकिन नहीं, तो वहां भी साहब मानसिकता तो वही है कि जब ये यार जब पैसे बढ़ा देंगे तब भी ये प्रधान लूट के खाएगा। तो और ज्यादा जब उस माइंड सेट के साथ सरकार काम करेगी तो फिर वो कोई एक्शन उस पर नहीं लेंगे। लेकिन इसका सोल्यूशन तो होना चाहिए। ये बात तो सही है कि मजदूरी बहुत ज्यादा है। अब कह तो रहे हैं कि सर 300 से नीचे मेरे गांव में खुद नहीं है। अब मेरे पास जैसे इस समय है, मेरा काम बंद हुआ है। अब जब धान के लोग बैठा के धान बैठोरी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद खाली रहेंगे, तब पूछेंगे अरे प्रधान जी कहीं काम वाम हो तो बताओ, तो भाई लगा देते हैं कि चलो भाई अब तो अब मजदूर मिलने लगे। अब क्योंकि वो जब सारा काम करके खाली रहेंगे तब हमारे तरफ आते हैं मनरेगा की तरफ। नहीं तो दिलीप जी, मनरेगा का इंटेंशन भी वही था कि जब आदमी को काम नहीं मिले, जिस समय खाली हो और कोई इनकम का सोर्स ना हो, तब सरकार उसकी हेल्प के लिए आगे आए। उसका ऑब्जेक्टिव भी वही था। तो उस तरह से तो ठीक है। लेकिन चलिए, मैंने कहा हो सकता है आपके पास इसका कोई इनोवेटिव सोल्यूशन हो, बाकी लोग तो चिल्लाते हैं। नहीं, अब जैसे 2-4 प्लेटफॉर्म ऐसा मिला तो वहां हमने अपनी बात रखी, तो पता चल रहा है कि पूरे इंडिया में कहीं अभी जैसे 204 रुपया हो, 201 था 204 हुआ, तो 206 रुपए से लेके 204 रेट है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है। ये 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा रहे हैं। अब हमारे पास कोई मतलब ये सरकार खुद ही चाहती है कि प्रधान लोग बेईमानी करें, या जॉब कार्ड होल्डर्स बेईमानी करें। नहीं, सही बात है साहब। जब उतने मजदूर उपलब्ध नहीं है तो उतने पैसे देने का क्या मतलब है। तो लेकिन डिस्कशन का कोई एंड नहीं है और हमारे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो ये तो मेरा ऐसे तो मैंने आपसे पूछ लिया। तो चलते सौरभ, हो गया रिदम बाबू? हाँ सर, सेटिस्फाइड? बिल्कुल। चलिए, दिलीप जी आपके लिए फिर उपलब्ध हो सकेंगे अगर आप बिल्कुल नंबर हमारा सर के पास है, ये ले लीजिए, कभी भी आप फोन कर सकते हैं। सबके पास नंबर है रिदम जी? आप दिलीप जी का सबके पास? नहीं, तो वो नंबर हम शेयर कर देंगे। और ये मतलब वर्तमान के हीरो नहीं है दिलीप जी, हमारे फ्यूचर के भी हीरो हैं। यू विल सी हिम एट द हायर प्लेसेस इन फ्यूचर। तो इनके कांटेक्ट में रहिए। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ समस्या यही आती है कि जैसे हम पहुंचते हैं ऑफिसर्स के पास, मुझे काम करना है, तो कहता है अरे सब प्रधान तो यही कहते हैं। अब जैसे उस चीज को एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। मतलब बड़ी मुश्किल से मुझे 4 साल लगे विश्वास जताने में लोगों को कि नहीं ऐसे भी काम करते हैं। आज के डेट में भी कोई वरीयता नहीं है कि हम काम कर रहे हैं इतना है, न तो हमको जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से, न मुख्य विकास अधिकारी महोदय के यहाँ से ये कोई फैसिलिटी है कि आप काम बढ़िया करो, चलो आपके लिए अलग से कुछ थोड़ा सा हम अपनी तरफ से इंसेंटिव कर दे रहे हैं, या अदर विभाग की कुछ और चीज आपके यहाँ कर दे रहे हैं। आप तो बिल्कुल बैटल फील्ड में हैं। आप हमसे बेटर जानते हैं कि कुएं में ही भांग घुली हुई है, और इसमें जिलाधिकारी भी हैं और एडीएम साहब भी हैं, सभी हैं। अभी सर लेटेस्ट में बताऊं, अभी 4 दिन पहले कहानी है कि हमारे इस गांव, हमारे पूरे जिले में CSR फंड से 369 स्कूलों में इन्वर्टर, बैटरी और स्मार्ट क्लास लगाए जा रहे हैं। उसमें संयोग से मेरे भी स्कूल का नाम आ गया, और 5वें दिन फिर वो मेरा स्कूल का नाम कट गया। मैंने BSA महोदय को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ कट गया है आपका नाम, आपको हम किसी बड़ी परियोजना में नाम आपके स्कूल का नाम भेजेंगे। तो हमने कहा कौन सी परियोजना, कुछ तो बता दीजिए। बोले अरे हम आपको बाद में बताएंगे, ये है वो है करके जिला दिया। हम बड़े आशा के साथ मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पास गए, तो उनसे हमने अरदास लगाई। तो उन्होंने BSA से बात किया, तो BSA कहा साहब इनका स्कूल तो एकदम पूरा AC फेसी सारी चीजें लगी हैं, स्मार्ट क्लास वगैरह ऑलरेडी है ही हैं, तो जिनका पेट भरा उनको भोजन देने से क्या फायदा, जो भूखा उसको दे दीजिए। तो CDO साहब ने यही हमसे भी कहा। तो हमने कहा साहब जहां तक मैं जानता हूं कि जो आप ये दे रहे हैं, बहुत सी जगह ऐसे दे रहे हैं जहां प्रधान और आपका वो उठा के लेके घर चला जाएगा।
वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, खेतों में स्कूल बने हुए हैं, हमारे यहाँ 6 कमरे हैं, अभी 3 मैं कर पाया हूँ, 3 हमारा खाली पड़ा हुआ है। तो अगर आप 1 है तो 3 है तो 4 कर देंगे तो हमको भी लगेगा अरे मैंने इतना मेहनत किया तो कुछ तो मुझे सरकार ने इनाम दिया। तो बोले नहीं नहीं नहीं, आपका पेट भरा हुआ, आप रहने दीजिए, और क्या भूखे को भोजन मिलना चाहिए। तो उनको एक सेंटेंस और बोलना चाहिए था कि आपका तो भरा हुआ त्रिपाठी जी, मैं हमारा खाली है, अभी हमको काम कर लेने दीजिए। नहीं तो हमने कहा सर चलिए कोई बात नहीं, और आप लोग तो पढ़े लिखे, मैं तो गंवार आदमी हूँ, लेकिन साहब मैं एक आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ कहीं क्या। हमने कहा आज के बाद मेरे विद्यालय में ना तो बेसिक शिक्षा विभाग का और ना आप लोग कोई हमारे विद्यालय में किसी अधिकारी को मत लाइएगा। कहीं क्यों नहीं लाएंगे? हमने कहा जब आप मुझे दे नहीं सकते तो ले क्यों सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा अपना है। तो आप आज हमको इतने से जा रहे हैं और आप हमारे ही स्कूल को दिखाते हैं पूरे देश में कि यूपी में एक ऐसा भी स्कूल है, और नीति आयोग को भी आप दिखाते हैं कि हमारे जिले का एक ऐसा विद्यालय है ऐसा ऐसा, और हमको देने के नाम पे एक चवन्नी ढेला नहीं। तो हम तो साहब भिखारी आदमी है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो साहब हमारे यहाँ ये एक बैन लगा दूंगा, मैं आने नहीं दूंगा, मैं धरने बैठ जाऊंगा और फजीयत हो जाएगी। इससे बढ़िया ना आइए, अगर दीजिए तब तो आइए, नहीं तो ना आइए, मैं खुद कर लूंगा। तो इस तरीके से है सर। अब लेकिन तब भी भिड़े हैं, उनको ये मालूम है कि ये आफत कर रखा है इसने, तो करना पड़ेगा। अभी आप भिड़े रहेंगे तो वो देंगे। अभी जैसे पूरे जिले में सर ओपन जिम से लेके पार्क तक का शुरुआत हमने 6 महीना जूता घिसा इनके चक्कर में, लेकिन मैंने किसी तरीके से रो गा के डांट फटकार सह के शुरू किया। शुरू कराने के बाद सबको कहा देख मेरे यहाँ हुआ है, तू भी कर जा भाई, शुरू हो जाए। अब आज पता चल रहा है कि इस बार जितने नए प्रधान आ रहे हैं, भैया हमको लगवाना कैसे, तुरंत भेजता हूं। मनरेगा में एक्ट ये, और 264 काम में 257 नंबर पे ये काम लिखा हुआ, खेल मैदान का विकास। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और देखिए आगे तो कुछ लोग ही बढ़ते हैं, वही लीड करते हैं। मतलब मासिस कभी लीड नहीं करते। लीड तो लीडर करता है ना, लीड तो एक ही 2 आदमी करता है, मासिस तो उसको फॉलो करते हैं। तो आप क्योंकि लीडर ऑलरेडी बन चुके हैं, नेचुरली सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, कह रहे आपने किया है तो कैसे किया, हम आपसे सीख लें। बहुत अच्छी बात है ये। हाँ बहुत अच्छी बात है कि उनको बनी बनाई टेक्नोलॉजी एक जगह मिल रही है कि कुछ नहीं करना, दिलीप जी को फोन करो वो सब बता देंगे, अब और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कोई अधिकारी आता है सर तो तुरंत पहले नंबर पे मेरा काम फिक्स है। हाँ। और जब वो कहते हैं आपके यहाँ कमिश्नर आ रहे हैं, हमने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सीधे मना कर दूं मेरे पास टाइम है, मैं नहीं रहूंगा। अरे तो हाँ व्यवस्था हम 5 लाख रुपया साल भर में मुझे मिलता है, कहाँ से लेके अपना चाय पानी व्यवस्था करके लाइए साहब, हमारे गांव में व्यवस्था ही नहीं है, सीधे मना कर देते हैं। तो अब उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी खुन्नसी आया है। भाई आप कुछ मतलब 1% कोई भी इंसेंटिव नहीं है कि कुछ तो। अब पुराने जमाने में एक कहावत रहती थी कि जो घोड़ा तेज दौड़ता है उसको लोग दाना भी खिलाते हैं, उसको ज्यादा डंडा भी मारते हैं। और लंगड़े घोड़े कौन दांव लगा रहा है? आप तो लंगड़े घोड़ों पे दांव लगा रहे हो, हम करके बैठे हैं, हमको पूछने वाले नहीं हो। तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लिए बिना सरकार के सहयोग से, फिर आगे कर लेंगे हम जी। तो अपना लगे हैं सर, कुछ नया नया सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, घूमते रहते हैं सर। आप इस दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं और अब आप पीछे मुड़ के नहीं देख पाएंगे। आप चाहेंगे भी तो आप नहीं देख पाएंगे। अब थोड़ा एक अन्ना जी से सर, मैं जब मुलाकात हमारी हुई थी तो अन्ना जी से उन्होंने लास्ट में 2 पॉइंट कहा था जी कि देखो अगर काम करना है तो समाज में आपको अगर काम करने जाओगे तो 2 चीजें आप गांठ बांध के रख लेना, आप मुंह बंद कर लेना और कान बंद कर लेना। क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो लोग गाली देंगे, आपका दिमाग डिस्टर्ब करेंगे, कूड़ा फेंकेंगे, मारपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे, तरह तरह की बात करेंगे, और लोग कान में आके फूकेंगे भी और उल्टे तरीके से आपको बरगलाएंगे भी। अगर आपने उनकी तरफ ध्यान दिया तो फिर गए, और आप आंख मूंद के अपने काम पे लगे रहिए और ध्यान मत दीजिए, एक दिन वो खुदे भाग के आपके पास आएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब इस नाते हम भी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है सर आपका। ऑलरेडी आपके गांव का नाम, आपका नाम सुर्खियों में है और भगवान करे और अच्छा काम होगा। पिछले 5 साल में 6 नेशनल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमको मिले हैं सर। 45 लाख रुपया 45 लाख रुपया पुरस्कार में मुझे मिला खाली सर। 45 लाख रुपया हम काहे जाएंगे, हम तो खुद ले आए सर अपना। इतना तो हिमांशु पटेल ने भी अचीव ना कर पाए होंगे। ना उनको दीनदयाल उपाध्याय मिला था खाली, और हमको नानाजी देशमुख जो टॉप अवार्ड है हर स्टेट से एक को मिलता है सर। हाँ, तो लेकिन आज भी हमारे यहाँ 2 बार सर आए, वो गांव पे भी। नहीं हम लोगों ने भी उनको एक वेबिनार में बुलाया था, तो हम लोगों से टच में है। और हाँ बात हुई थी, वो उन्होंने बताया था कि आना है, मुझे तो बताए थे उस समय से कि आएंगे, वहाँ है तो आना होगा तो आएंगे।
तो चलिए सर, आज आपने बहुत समय दिया, 1.5 घंटे से कोई दिक्कत आपको हम लोग तंग कर रहे हैं, और इन बच्चों को बहुत बहुत अच्छा ज्ञान भी प्राप्त हुआ होगा, उनको मजा ही बहुत आया। क्या है कि कम्युनिकेशन जब अच्छा होता है तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। तो सौरभ जी, तो अब समापन आपके हाथों से हो जाए, आपके करकमलों के द्वारा। नहीं सर, मैं तो ऐसे इंटरेक्शंस में एकदम चुप होके अपने नोट्स बनाता रहता हूँ। ये एजुकेशन और कहीं मिलेगी नहीं। तो नहीं, ये नोट्स हम भी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि पिछली बार त्रिपाठी जी जब आए थे, दिलीप जी, तो हमने सारे नोट्स बना लिए थे, उसमें थोड़ा बहुत एडिशन करना है बस। तो मैं तो ये स्टूडेंट ग्रुप का पार्ट हो जाता हूँ जब भी इस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। और दिलीप जी, थैंक यू सो मच। आपका आज हमने वाकई टाइम भी बहुत ले लिया, लेकिन आपने बहुत ही कम समय में बहुत सारी ऐसी चीजें बता दी जो अगर हम लोग खुद से रिसर्च करने जाते या खुद से और समझने जाते तो बहुत समय लगता। और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसकी आपने जो एक हम लोग को नॉलेज दे दी है, उसके आधार पे अब जो थ्योरी ये लोग पढ़ेंगे उसका मायने समझ में आएगा, उसमें क्या लूपहोल्स हैं वो समझ में आएंगे, और पॉलिसी मेकिंग के इनके जो खुद के आइडियाज हैं वो और बेटर होंगे। तो जो हमारा उद्देश्य था, मुझे लगता है कि हम लोग जरूर हासिल कर पाए। और आपका कांटेक्ट और आपका जो वो पीडीएफ प्रोफाइल है जिसमें आपके सारे काम की समरी है, वो हम इन लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर कभी भी इन लोगों को कोई भी वो रहेगा तो आपसे संपर्क करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कभी हमारा फोन निवेदन कर रहेगा आप इनको एंटरटेन करें इनके सवालों नहीं का। नहीं, बिल्कुल 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 सर, कभी भी फोन कर सकते हैं, बताएंगे सर। क्योंकि यही लोग हैं जो कल के विकास की जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो आज हम जितनी अच्छी नींव इन लोगों को बनाने में मदद कर पाएंगे, हमारे लिए ही अच्छा है। तो कहाँ सर ये अपने यूपी में सर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं सर? हाँ, अभी एटा का एक गांव था राया, उस पे इन्होंने शुरू किया था। और अभी एक्चुअली था क्या कि हमारा था कि हम इनको फील्ड विजिट भी कराते, तो जैसे आपके यहाँ भी विजिट हम कराते हैं। लेकिन अभी क्या है कि कोविड के चलते ये कॉलेज से भी थोड़ी इंस्ट्रक्शन थे कि बहुत ज्यादा फील्ड मूवमेंट नहीं हो सकता है, थोड़ा हम लोग भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे। और तो थोड़ा सा उस चक्कर में, पर हमारी कोशिश ये रही कि हम 3-4 महीने बाद इन लोगों को फिर से आमंत्रित करें। और इस बार हम लोग फील्ड पे आए तो हम लोग आपके सामने बैठे हैं, आपका काम देखें, समझें और चीजों को सीखें। और अब क्योंकि ये लोग एक बैकग्राउंड के साथ आएंगे तो कुछ आइडियाज ये लोग भी लेकर आएंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जितने अच्छे दिमाग एक प्रॉब्लम पे लगेंगे उतना जल्दी वो अच्छी तरह से सॉल्व होगा। जी सर। कोशिश हमारी यही है कि हम इन लोगों को एनकरेज करें, हम खाली इनको इनपुट दें, बाकी अपना आउटपुट खुद क्रिएट करें। तो इस सिलसिले में हम ये इंटरेक्शन हमने प्लान किया था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। और बाकी आप जब लखनऊ आते हैं तो आप बताएं, आपका इंतजार हो रहा है अभी भी। तो आप जब भी लखनऊ आ रहे हो बताइए, हम लोग मिलें और फिर आगे का कुछ प्लान करें हम लोग भी। बिल्कुल 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 हम रिंग करेंगे बिल्कुल। हाँ नहीं, जब भी आप लखनऊ आते रिंग करिए। नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम लोग एक बार बैठ के थोड़ा प्लानिंग की जाए आगे की। ठीक है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।